एक चीज जान लो, मैंने अभी समझाया आपको कि तीनों जो क्षेत्रक हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी कोई एक क्षेत्रक अपने बल पर विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम प्राथमिक क्षेत्रक की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्रक भी जब तक उसमें तृतीय क्षेत्रक के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक क्या है, वो विकसित नहीं कर पाएगा। और होमो सेपियंस मानव बच्चों आपको पता है, मैं आपको बता दूं कितने साल पहले आया, पता है 34,000 साल पहले आया, मात्र 34,000 साल पहले। मान लो इसमें से 3 लोग हटा दिए जाएं और 3 लोग हटाने के बाद भी 2 लोग इस पर काम कर रहे हैं, तब भी उत्पादन कितना हो रहा है, 20 क्विंटल ही हो रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों, आज हम जो है एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों, जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। और इस चैप्टर में आप बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ पाओगे कि कैसे जो भारत में हमारे या पूरे विश्व में जो गतिविधियां हो पा रही हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, उनको कैसे हम पढ़ते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, ये जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, ज़्यादा देर न करके हम स्टार्ट करते हैं, आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखो हम देख लेते हैं, मेरा नाम सुनील कुमार है और ये क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज बच्चों, हमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो भारत की जो गतिविधियां हैं, जो हम भारत में या पूरे विश्व में जो आर्थिक गतिविधियां देखते हैं, वो किस तरीके से क्लासिफाई की जाती है या किस तरीके से उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं गतिविधियों को, तो आर्थिक गतिविधियों को कई भागों में जो विभाजित कर दिया जाता है। जैसे बच्चों, कार्य स्थिति के आधार पर क्या है बच्चों, कार्य स्थिति के आधार पर क्या है, वर्गीकरण किया जाता है, जैसे संगठित, असंगठित, है ना। और आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर क्या है, उनका विभाजन कर दिया जाता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। और जो है स्वामित्व के आधार पर क्या है, उनका क्षेत्रक का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे बच्चों, अगर हम बात करें तो निजी स्वामित्व और सार्वजनिक, निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक। तो बच्चों, इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो कुल इतनी तरीके से क्लासिफाई हम कर सकते हैं या उनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं, किनका, आर्थिक गतिविधियों का। तो बच्चों, हम जब आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं, तो जब हम आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं तो आर्थिक गतिविधियां मतलब क्या, क्या मतलब आर्थिक गतिविधियां। तो बच्चों, जैसा कि हम जब अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, जब हम चारों तरफ देखते हैं तो लोग क्या है, कुछ अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लोग कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वो काम कर रहे हैं ना, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, या जो कुछ कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, गतिविधियां। और जब इनको हम इकोनॉमी से या अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। तो मतलब समझ में आया, गतिविधियां मतलब क्या है कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो ह्यूमंस हैं, जो मानव है, और बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास रह रहे हैं, वो कुछ गतिविधियां कर रहे हैं, कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, गतिविधियां बोलते हैं। और जब इन्हीं गतिविधियों को क्या है, हम अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधियां। अब बच्चों, जब हम अर्थव्यवस्था से गतिविधि को जोड़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं भाई, नॉर्मली जो हम एक्टिविटीज या क्रियाएं कर रहे हैं वो अलग चीजें हैं, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था से उसको जोड़ रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं। तो बच्चों, जब हम आर्थिक गतिविधि की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यानी अगर हम बच्चों बात करें, जब भी कभी हम आर्थिक गतिविधि की बात करेंगे तो आर्थिक गतिविधि में 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो वस्तु और दूसरा सेवाएं। जब हम वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक गतिविधियां बोलेंगे। और इन्हीं आर्थिक गतिविधियों के आधार पर क्या किया है, पूरे विश्व में जितनी भी गतिविधियां हैं उनको कुछ अलग अलग बच्चों क्या कर दिया गया है, क्षेत्रकों में उनका वर्गीकरण कर दिया गया है। जैसे बच्चों, जब जैसे आप सुबह उठे और जब सुबह उठे तो आप अपने स्कूल के लिए निकले, जैसे ठीक है, आप सुबह उठे और आप अपने स्कूल के लिए तैयार होकर क्या है, फिर आप स्कूल जाना शुरू किए। तो बच्चों, जब आप स्कूल जाते हो तो जैसे आप मान लो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप क्या हुआ, जब सुबह स्कूल निकले तो आपका स्कूल काफी 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो हुआ क्या कि आप रिक्शा लेकर जा रहे हो, आपने रिक्शा किया और आप, क्योंकि ट्रेवलिंग है, दूर है काफी, तो आप रिक्शे से जाओगे। जब आप रिक्शे से जा रहे हो तो आपने क्या किया, आपने रिक्शा पे बैठे आप, तो वो क्या है, वो जो आपको रिक्शे से ले जा रहा है ना, वो भी एक एक्टिविटी, वो एक गतिविधि हो गई। दूसरा, जब आप जा रहे थे रास्ते में
तो आपने देखा कि आप चारों तरफ देखते हुए जा रहे हो, क्योंकि आंख तो बंद नहीं कर लोगे, अब देखते हुए जा रहे हो, तो देख रहे हो कि कोई उसकी मिठाई की दुकान पर क्या है, कोई बैठ के मिठाई बना रहा है। आप जा रहे थे, देखा कि कहीं घर बन रहा था, तो घर जब बन रहा था तो आप देखे कि वहां पर बहुत सारे लेबर जो है काम कर रहे हैं, कुछ मिस्त्री काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर और आगे आप गए तो देखा आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा उद्योग लगा हुआ है, उसमें कुछ बन रहा है, कुछ चीजें बन रही हैं, ठीक है, जैसे कपड़ा सिलाई हो रहा है, ये सारी चीजें। तो आप क्या है, जब जा रहे थे तो आपने क्या है, बहुत सारी गतिविधियां देखी, ठीक है। और वो गतिविधियां कैसी, तो वो आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है। इन्हीं गतिविधियों के आधार पर क्या है ना, हमने क्या कर दिया है, क्षेत्रकों का या अर्थव्यवस्था का क्या है, कुछ क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया, उनका कुछ बांट दिया है, ठीक है। जैसे अब कैसे बांटा, अब भैया जब हम क्षेत्रक की बात करते हैं या गतिविधियों की बात करते हैं, जब ये इतनी सारी गतिविधियां हो रही हैं तो इनको क्या आधार बनाते हैं, किस आधार पर इनको अलग अलग क्षेत्रकों में हम विभाजित कर देते हैं, तो कुछ मानदंड बनाते हैं भाई। जैसे कुछ क्या होता है, अब हम हर चीज का अपना एक मानदंड बनाते हैं कि ये चीज होगा तो इसको हम ये कहेंगे, और ये चीज होगा तो इसको ये चीज कहेंगे। तो हर चीज का क्या है, एक मानदंड बना दिया। तो हमने क्या किया, जो हमारे आसपास जो आर्थिक गतिविधियां हो रही थी उनको कुछ मानदंडों के आधार पर क्या है, उनको अलग अलग क्षेत्रकों में क्या कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो यही चीजें हमें समझना है। तो अब हम यहां पर आप देखेंगे, जब ये देखो, जब हम बात करते हैं आर्थिक गतिविधि, तो क्या है, आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है, जब हम आर्थिक गतिविधि की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है मेरे लाल और लालियों, आर्थिक गतिविधि में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, जबकि सेक्टर कुछ मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत आर्थिक गतिविधियों का समूह है। मैंने आपको एग्जांपल लेकर समझाया, तो यही समझाया ना कि जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनको क्या है, कुछ मानदंड डिसाइड कर दिए, और उन्हीं मानदंडों के आधार पर क्या है, उसे अलग अलग सेक्टर में क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें कि मान लो कोई ऐसी एक्टिविटी है जो प्रकृति से संबंधित है, जो हम प्रकृति से चीजें डायरेक्ट लेकर कोई चीज का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्रक में रख देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ये देखा कि जो हम नेचर से, जो हम प्रकृति से डायरेक्ट ले रहे हैं, वो उससे रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं उनको हमने किस में रख दिया, प्राथमिक क्षेत्रक में रख दिया। तो ऐसे ऐसे करके क्या है, हमने अलग अलग कुछ क्षेत्रक को बना दिया है, ठीक है। तो ये फिर देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वामित्व, कामकाजी परिस्थितियों और गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जा सकता है या जाता है। यह बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से हमने क्या किया है, तो हमने देखो क्या किया है, सारे के सारे जितने भी हमारे यहां क्षेत्रक है उनको हमने क्या कर दिया है, उनको अलग से क्लासिफाई यानी उनका वर्गीकरण कर दिया है। जैसे देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का वर्गीकरण। अब देखो ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में ऐसे नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको इजी वे में चीजों को प्रोवाइड कराना, उनको देना, ताकि आप अच्छे समझ पाओ। इसीलिए मैंने जो पीपीटी भी बनाई है ना, इतनी सरल वे में पीपीटी है कि आप इसको पढ़ोगे ना तो आपसे ये हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मेरे साथ साथ अगर चीजें लिखते चलते हो, मेरे साथ साथ आप ध्यान से पढ़ते चलते हो, तो आपको चीजें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, सिर्फ जाके घर आपको रिवाइज ही करना होगा। खाली बस आपको क्या है, ध्यान ज्यादा जरूरी है, ध्यान को बनाए रखना है, ठीक है। चलो, तो देखो मैंने क्या कहा कि जो हमारे यहाँ क्षेत्रक है उनको देखो हमने कई तरीके से उनका वर्गीकरण किया है। पहला, गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर। प्रकृति मतलब जैसे कि बच्चों क्या है, जब हम प्रकृति मतलब क्या कि जो हम गतिविधियां करें वो कैसी हैं। अगर हम नेचर से या प्रकृति से डायरेक्ट कोई चीज लेकर किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। और हमने क्या किया, जब प्राथमिक क्षेत्रक के जो उत्पादन है, जो उत्पाद है, उनका प्रयोग करके जब हम कोई वस्तु बना रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो अलग क्षेत्रक में आ जाएगा। और फिर क्या है, जब इन दोनों क्षेत्रकों में लोग जो इन्वॉल्व है, जो काम कर रहे हैं, वो तीसरे क्षेत्रक में आ जाएंगे। तो अलग अलग गतिविधियों के आधार पर। तो देखो, गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर इसको क्या है, तीन तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। अभी हम आगे इन पर डिटेल से डिस्कस करने वाले। कार्य की स्थिति के आधार पर देखो क्या किया गया है, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक है। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें तो स्वामित्व के आधार पर क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। तो अब हम इनके बारे में क्या है, एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है बच्चों। चलो, गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर क्षेत्रकों का विभाजन। अब देखो यहां पर क्या लिया, देखो किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर क्षेत्रकों को तीन भागों में बांटा जाता है। ये चीजें मैं समझा चुका हूं, प्राथमिक क्षेत्रक,
द्वितीय क्षेत्रक एंड तृतीय क्षेत्रक। अब हम बात करेंगे बच्चों प्राथमिक क्षेत्रक की। तो बच्चों प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? तो सबसे पहले देखो, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है कि वह क्षेत्रक जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अनेक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक क्षेत्रक। यानी जो हम प्राकृतिक संसाधन हैं उनका जब हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके जब हम कोई चीज बना रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक कहेंगे। जैसे बच्चों आप देखो क्या हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग खनन कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, तो खनन से क्या है, खनन क्या है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि हमने क्या प्रकृति से उसको डायरेक्ट लिया। जो हम खनिज का उत्पादन कर रहे हैं, तो खनिज जो हम हैं ले रहे हैं, जो मिनरल है जो नीचे से हम खनन करके निकाल रहे हैं, वो क्या है, वो हम प्रकृति से डायरेक्ट ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक हो जाएगा। दूसरा बच्चों, हम जो कृषि कार्य कर रहे हैं, अब जैसे बच्चों कृषि कार्य कैसे, मतलब जैसे हमने कपास का उत्पादन करना है बच्चों, अब कपास के बीज मान लो हमने उसको बो दिए, लेकिन बच्चों क्या कपास के सिर्फ बीज बोने भर से वो उसका उत्पादन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कपास की उत्पादन, क्योंकि कपास का अगर फसल उत्पादन होगा तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जलवायु, मौसम है ना, तापमान, वर्षा सीजन और जलवायु जो दशाएं हैं, ये सारी चीजें उस पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। अगर ये नहीं होंगी, अगर ये सही नहीं होगी, तो कपास को उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो जैसे क्या है, जो भी एग्रीकल्चर, जो भी कृषि से संबंधित कार्य हैं, उसको हम किस में रखेंगे बच्चों, जो भी कृषि है उसको भी हम क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक में रखेंगे। दूसरा बच्चों, जैसे हम बात करते हैं पशुपालन, पशुपालन भी किसमें आ जाएगा, प्राथमिक, क्योंकि पशुपालन प्रकृति ने हमको क्या है, जानवर दिए हैं, अब उनका हम पालन कर रहे हैं। हमने ऐसा तो नहीं आर्टिफिशियल कोई जानवर हम बना रहे हैं, ठीक है। अब आज अलग बात है कि वो हम बना रहे हैं, लेकिन हमें नेचर से डायरेक्ट मिल रहा है। तो जैसे हम पशुपालन कर रहे हैं, दूध डेयरी है, ठीक है, ये सारे। और क्या हो सकता है बच्चों, तो और बच्चों जैसे कि हम बात करते हैं मत्स्य पालन, मत्स्यरी है ना, फिशरिंग, मत्स्य, जब हम समुद्र से या नदियों से जो है मछली मारने जाते हैं, गांव में आपने देखा होगा, तो ये भी क्या है, ये भी हम प्रकृति से डायरेक्ट ले रहे हैं, तो इसको किस में रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक से। यानी मतलब वह क्षेत्रक जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके क्या है, कुछ वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे प्राथमिक क्षेत्रक। क्लियर है बात? तो यहां पर आप देखो, जैसे वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। क्लियर है बात? वही चीज में, जैसे इसमें इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम। उदाहरण देखो, कृषि, मत्स्य पालन, खनन, पशुपालन और बहुत सारी ऐसी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? जैसे आप यहां पर पिक्चर देख सकते हो, देखो यहां पर एग्रीकल्चर हो रही, कृषि हो रही है, यहां पर देखो पशुपालन का एग्जाम्पल दिया है, ये सारी चीजें, ये पशुपालन का एग्जाम्पल है। यहां पर देखो खनन हो रहा है, और ये बच्चों क्या है, मत्स्य पालन हो रहा है, मछलियों को हम क्या है वहां से ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक्टिविटी, ये जो गतिविधियां हैं, ये प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएंगी। क्लियर है बच्चों प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में? चलो आगे हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्रक। अब द्वितीय क्षेत्रक क्या है बच्चों? द्वितीय क्षेत्रक का मतलब है कि जहां ऐसा क्षेत्रक जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु का विनिर्माण कर रहे हैं, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों को का जो कच्चा माल है, जो हम जैसे हमने प्राकृतिक संसाधन, मान लो हमने खनन के तहत क्या हमने लोहा निकाला, अब लोहे का क्या कर रहे हैं हम उपयोग करके, लोहे का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, उसको इंडस्ट्री में, उसको उद्योग में ले जा रहे हैं, उसको क्या है हम उसको साफ कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उससे सरिया बना रहे हैं, लोहे से हम सरिया बना रहे हैं, लोहे से हम दरवाजा बना रहे हैं, लोहे से हम खिड़कियां बना रहे हैं, और बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। तो इसका मतलब द्वितीय क्षेत्र क्या होगा, जब हम प्राकृतिक संसाधनों के जब हम प्राकृतिक क्षेत्र के कच्चे जो है कच्चे माल का प्रयोग करके जब हम कोई नई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, द्वितीय क्षेत्रक। यानी जो विनिर्माण क्षेत्र है, जहां पर हम किसी चीज को बना रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, द्वितीय क्षेत्रक बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? आपको सीधे ये समझना कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों प्राकृतिक क्षेत्रक के कच्चे संसाधनों का क्या है हम उपयोग कर क्या है, जब हम किसी दूसरे वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय क्षेत्रक कहेंगे।
या जो हम विनिर्माण बने। तो देखो, वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर, मैंने वस्तु मतलब कच्चे माल, जैसे आलू, जैसे हमें चिप्स बनाना, ध्यान सुनो, जैसे हमें चिप्स बनाना है तो चिप्स के लिए आलू कहां से आएगा, तो आलू कृषि क्षेत्र से आएगा। तो कृषि ने क्या किया, आलू का उत्पादन किया और हमने आलू लिया और फिर उसको क्या है, उसको हम इंडस्ट्री में ले गए और फिर हमने वहां क्या है, उसको चिप्स बनाया। तो आलू से जब हमने चिप्स बनाया ना, तो आलू कहां से आ रहा है, आलू कच्चा प्राथमिक क्षेत्र का क्षेत्र उत्पाद है, तो वहां से आ रहा है। तो वही चीज है, जब हम प्राथमिक क्षेत्रक की वस्तुओं का प्रयोग करके जब हम कोई नई वस्तु बना दे रहे हैं तो उसे हम, जहां पर हम बना रहे हैं उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्रक कहेंगे। क्लियर है। तो प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं। जैसे बच्चों आप देखो, जैसे यहां पर एग्जांपल क्या लेंगे हम, जैसे टाटा जो इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, ये क्या हो जाएगी, ये द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगी। जितनी भी औद्योगिक, जितने भी इंडस्ट्री है, जितनी भी उद्योग है ना, वो द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं। जितने भी उद्योग, जो भी कहीं, जो भी क्या है, कुछ उत्पाद कर रहे हैं, जैसे हम बात करें तो कपड़ा मिल है, कपड़ा मिल क्या है बच्चों, कपड़ा मिल भी क्या आ जाएगा बच्चों, उद्योग में आ जाएगा, ये भी द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। यानी जितनी भी इंडस्ट्री, जितने भी उद्योग है ना, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएंगे। तो आप देखो, जैसे यहां पर कार बनाने का काम हो रहा है, ठीक है, ये देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर देखो ये खिलौने बनाने का काम हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक इंडस्ट्री है। तो जितनी भी उद्योग, जितनी भी औद्योगिक इंडस्ट्री, जितनी भी उद्योग हैं, उनको हम किस में रखते हैं मेरे लाल और लालियों, उसको हम रखते हैं द्वितीयक क्षेत्रक में। क्लियर है बात। अब हम बात करेंगे तृतीयक क्षेत्रक। बच्चों तृतीयक क्षेत्रक जो है ना, किस, ध्यान सुनना मेरी बात को, जब हम तृतीयक क्षेत्रक की बात करते हैं यानी टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं, तो ये किसी भी चीज का उत्पादन नहीं करता। ध्यान सुनो मेरी बात को, ये किसी भी चीज का उत्पादन नहीं करता है। याद रखना, ये रिमार्केबल बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं कि तृतीयक क्षेत्रक जो होता है वो किसी भी चीज का उत्पादन नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, उत्पादन में सहायक होता है। क्या होता है बच्चों, उत्पादन में सहायक होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। जैसे बच्चों हम बात करें एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर यानी कृषि में बात करें, जब हम कृषि में मान लो हम धान की रोपाई कर रहे हैं, तो धान की रोपाई करने के लिए हमें क्या होगा, लोगों की जरूरत होगी। तो लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मजदूरों को काम पर लगाएंगे धान की रोपाई करवाने के लिए। तो जो हमें, जो बाहरी लोग, जो हमें, जो जिनको हमने काम पर लगाया है, वो हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें सेवाएं दे रहे हैं। वो किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वो उत्पादन में सहयोग दे रहे हैं। तो बच्चों क्या होता है, जब हम टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्रक की बात करते हैं, तो वो किसी नई चीज का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में वो के उत्पादन में वो क्या करता है, एक सहायक भूमिका निभाता है। बात क्लियर है ये? ठीक है। तो यहां पर देखो, तृतीयक क्षेत्रक कोई उत्पादन नहीं करता, सॉरी यहां पर करता, यहां नहीं करता, ये लिख लो, ठीक है, गलत हो गया थोड़ा सा। उत्पादन क्षेत्रक कोई उत्पादन नहीं करता है, बल्कि वह प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। जैसे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसे हम बात करते हैं कि मान लो हमें एक दरवाजा बनाना है, एक दरवाजा बनाना है, तो हमने क्या किया, हमने कच्चे माल खनन किया, वहां से लोहा निकाला, नीचे जमीन के अर्थ से खनन करके क्या है, पृथ्वी से हमने क्या है, लोहा निकाला। लोहा निकालने के बाद क्या है, हम उसको कहां ले गए, उद्योग में ले गए, और उद्योग में क्या है, हम उसको, उसमें हम क्या करें, उसको शुद्ध कर रहे हैं, उसको प्रेरिफाई कर रहे हैं, यानी उसमें जो अयस्क था या अशुद्धियां थी उसको अलग किया और लोहा निकाला। लेकिन इस प्रोसेस में कौन सहायक है, इसमें ह्यूमन, हम सहायक है, हम इसको कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं, हम उत्पादन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम ही लोहा है और हम ही सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उत्पादन में सहायक कर रहे हैं, ठीक है, सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बातें क्लियर हो रही है ये बातें? ठीक है, तो ये बात याद रखना है। जैसे, और इसको देखो, और एक बात याद रखना, जैसे इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। सेवा क्षेत्रक क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको सेवा क्षेत्रक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्विस दे रहा है, ये काम करता है। जैसे बच्चों मैं बात करूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी आपको सेवा दे रहा हूं, तो मैं किस में आ जाऊंगा, तृतीय क्षेत्रक में। लेकिन मैं किसी चीज का उत्पादन तो नहीं कर रहा बच्चों, मैं किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको सेवा दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं सेवा क्षेत्रक में आ जाऊंगा। ऐसे ही बच्चों क्या है, जैसे क्या है, इंडस्ट्री में, कोई भी उद्योग में जब कोई चीज बना, जब उद्योग में कोई चीज बना तो उसको मार्केट में ले जाना बेचने के लिए। अब जब उत्पाद को बेचने के लिए क्या मार्केट में ले जाना होगा, तो हमें क्या है, हमें उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए परिवहन का यूज करना होगा। तो परिवहन क्या आ जाएगा बच्चों,
परिवहन बच्चों क्या आ जाएगा, ये भी क्या है, तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये उत्पाद को मार्केट में ले जाने में सहायता कर रहा है। तो जो परिवहन है वो किस में आ जाएगा, वो आपके लिए तृतीय क्षेत्रक में। ऐसे बैंक है बच्चों, बैंक भी क्या है, बैंक आपको सेवा दे रही है, आप किसी चीज का उत्पादन नहीं करिए, आप पैसा जमा करने जा रहे हो, आपको वो सेवा दे रही है, आपको सहायता दे रही है, तो वो क्या आ जाएगी बच्चों, तृतीय क्षेत्रक में। तो जो ठीक है, ये सारी जितनी भी चीजें आपको आसपास जो भी कार्य करते हैं ना, ठीक है, ये क्या है, तृतीय क्षेत्र में। जैसे बैंकिंग है, परिवहन है, पर्यटन है। अब पर्यटन में आप घूमने जा रहे हो बच्चों, आप वहां सेवा ले रहे हो, लोग वहां पर जो गाइड होते हैं वो आपको सेवा दे रहे हैं, आपको बताएंगे कि ये, अगर आप ताजमहल घूमने गए तो आप बताएंगे कि ये हुमायूं, सॉरी किसने, ये शाहजहां ने बनवाया था, है ना, अपनी बेगम नूरजहां के उसके लिए, तो ये सब आपको वो बताएगा, तो वो उसको वो गाइड कर आपको बताएगा, तो वो क्या कर रहा है, वो आपको सेवा दे रहा है, ठीक है। तो पर्यटन में आपको है, ठीक है, बैंकिंग। देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उत्पादन में सहायक नहीं होती बच्चों, कुछ सेवा क्षेत्रक में कुछ चीजें ऐसी हैं जो उत्पादन में सहायक भी नहीं देती, लेकिन वो बच्चों क्या है, वो आज की सोसाइटी में, आज के समाज में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ सेवा क्षेत्रक में, कुछ तृतीय क्षेत्रक में ऐसी भी गतिविधियां हैं जो उत्पादन में सहायता तो नहीं देती हैं, लेकिन बच्चों क्या है, फिर भी उनका आज की समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे बच्चों अगर बात करें, मैं उत्पादन में कोई सहायता नहीं दे रहा, मैं उत्पादन में कोई सहायता नहीं दे रहा, मैं टीचर हूं, लेकिन मेरी भूमिका आज बहुत बड़ी है क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ऐसे बच्चों क्या है, आईटी सेक्टर में, जो भी आईटी सेक्टर में है वो किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज की एरा में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और जैसे प्रशासनिक लोग जैसे आईएएस है, पीसीएस है, या जो लॉ बनाने वाली, जो कानून बनाने वाली जो लॉबी है, वो किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रही और ना ही उत्पादन में सहयोग कर रही है, लेकिन बच्चों क्या है, उसका आज के समाज में लॉ, नियम व्यवस्था को और चीजों को संतुलित करने में एक क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों ये भी लोग क्या है, सेवा क्षेत्रक में आते हैं। बस ये याद रखना है कि जो भी सर्विस देता है हमें, वो क्या है, सेवा क्षेत्रक में आता है। जैसे बच्चों आजकल का एक फैशन चला है कि लोगों को बाहर खाने का बड़ा शौक सा है, लोग क्या करते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। अब जब आप रेस्टोरेंट जा रहे हो तो रेस्टोरेंट क्या है बच्चों, आपको सेवा दे रहा है, आपको वो क्या कर रहा है बच्चों, सेवा दे रहा है, तो वो भी क्या आ जाएगा, रेस्टोरेंट भी किस में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। जो आप स्विगी से आप जो क्या करते हो, आप ऑर्डर करते हो, डिलीवरी बॉय क्या है, आपके लिए क्या है, वो लेकर आता है, आपके घर तक पहुंचाता है, तो वो क्या कर रहा है, आपको, वो भी आपको सेवा दे रहा है। तो ये क्या है बच्चों, ये भी क्या है, तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तृतीय क्षेत्रक का मतलब समझ में आ गया होगा। तो जो भी ये देखो, ये आपको क्या है, आप परिवहन के लिए एक देश से दूसरे देश जा रहे हो, तो ये आपको सेवा दे रहे हैं। ये डॉक्टर है बच्चों, ये किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको क्या है, ये एक इसेंशियल डॉक्टर, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना, ये आज की बहुत महत्वपूर्ण जो है आवश्यकताएं बन गई हैं। ठीक है, और ऐसे देखो, ये टूरिज्म है, ये टूरिज्म के लिए, ये पर्यटन है। ठीक है, ये आप मॉल की जो मैं बात कर रहा था, ये मॉल है, आज के बड़े बड़े मॉल है, ये क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस ही तो दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं, जैसे देखो डॉक्टर है, वकील आदि की सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना आदि, ये सब क्या है, सेवा जो है वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं है, लेकिन आज समाज में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है बच्चों, तो तृतीय क्षेत्र की बात समझ में आ गई। अब मैं इसको एक बार समराइज कर दूं, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो देखो ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्या था, यहां मेरी बात को सुनो, ये प्राथमिक क्षेत्रक है, मैं ऐसे सिर्फ प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है। फिर ये क्या है बच्चों, द्वितीय क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक, और इसके बाद क्या है, तृतीय क्षेत्रक। ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, ध्यान सुनना, तीनों चीज दिख रही है, हाँ ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, एक सेकंड, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे प्राकृतिक क्षेत्र क्या है, हमने प्रकृति से जो संसाधन लिए, प्रकृति से जो संसाधन लिए, प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग, इसमें प्रयोग किया हमने, यानी जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिल रहे हैं। फिर हमने क्या किया, जो प्राथमिक संसाधन, जो प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें उत्पादन मिला,
जो भी चीजें हमें मिली उसका हमने प्रयोग किसमें किया, उसका हमने प्रयोग किया उसका हमने प्रयोग किया किसमें, इसमें हमने प्रयोग किया। ठीक है, किनका किनका, तो प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पाद, ठीक है, इसमें हमने किसका उपयोग किया, इसमें हम जब आए तो हमने क्या किया, हमने एक सेकेंड, ज्यादा ही पतला हो गया था। तो हमने क्या किया, प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक होगा, प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पाद, प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पाद का हमने क्या किया, उत्पाद का हमने क्या किया, प्रयोग किया। और हमने द्वितीय क्षेत्रक, जैसे हमने यहां बताया आलू का हमने यहां उत्पादन किया और आलू से हमने क्या है, चिप्स बनाया। तो हमने जहां चिप्स जब बनाया तो वो कहां बनाया, तो हमने इंडस्ट्री में, उद्योग में बनाया। तो हमने क्या किया, प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादों का प्रयोग करके जिसमें हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में सहायता किसने की, तो ये इसको भी हेल्प कर रहा है और ये इसको भी विकसित करने में हेल्प कर रहा है। अगर ये तृतीय क्षेत्रक नहीं होगा तो ना ये विकसित कर पाएगा ना इसका विकास हो पाएगा। तो दोनों के विकास में क्या है बच्चों, तृतीय क्षेत्रक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि तृतीय क्षेत्रक क्या है, सेवा देने वाला क्षेत्रक है। तो जो सेवा देने वाला क्षेत्रक है वो इसमें भी सेवा दे रहा है, वो अपनी इसमें भी सेवा दे रहा है। तो क्या है, जैसे जैसे बच्चों क्या होगा, जैसे जैसे, अब एक बात समझो मेरी बात को, तृतीय क्षेत्रक का विकास कब होगा, तृतीय क्षेत्रक का विकास कब होगा, जैसे जैसे इसका और इनका विकास होता जाएगा। जैसे जैसे ये दोनों सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनका विकास होगा, वैसे वैसे तृतीय क्षेत्रक का भी विकास होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्रक क्या है, इन दोनों क्षेत्रक में काम करने वाले लोग क्या हैं, इस क्षेत्रक से आते हैं। या ऐसा कह सकते हो कि इस क्षेत्रक से अगर अच्छा इंटेलेक्चुअल लोग निकलता है तो वो इसमें अपना काम देता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, इस चीज को समझना है। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे तीनों क्षेत्रों की तुलना करेंगे। तीनों क्षेत्रों की तुलना, देखो बच्चों एक चीज जान लो, मैंने अभी समझाया आपको कि तीनों जो क्षेत्रक हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी कोई एक क्षेत्रक अपने बल पर विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम प्राथमिक क्षेत्रक की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्रक भी जब तक उसमें तृतीय क्षेत्रक के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक क्या है, वो विकसित नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर हम द्वितीय क्षेत्रक की बात करें तो द्वितीय क्षेत्रक भी अच्छी तरीके से विकसित नहीं कर पाएगा अगर उसको प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पाद ना मिले, अगर उसको तृतीय क्षेत्रक में लगे कि जो लोग हैं वो अपनी सेवा ना दे, तो क्या होगा, द्वितीय क्षेत्रक का विकास नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से तृतीय क्षेत्रक है, अगर प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक का अच्छे से विकास नहीं होगा तो तृतीय क्षेत्रक भी विकसित नहीं हो पाएगा। तो बच्चों ये तीनों के तीनों जो हैं एक दूसरे से क्या हैं, एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। कोई ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट ग्रो कर जाए अपने ऊपर हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना। तो देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियां एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, मैंने बताया, क्योंकि एक में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में भी किया जाता है। यही चीज मैं समझा रहा था आपको अभी। ठीक है, अब देखो तृतीय क्षेत्रक की सहायता से ही सभी क्षेत्रों के कार्य व्यवस्थित रूप से पूरे होते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर तृतीय क्षेत्रक ना हो तो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक कैसे विकसित होंगे, हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मानव ने ही तो कृषि करना स्टार्ट किया। और मानव किस में आता है, मानव तृतीय क्षेत्रक में आता है। मानव सेवा दे रहा है, सेवा अलग अलग तरीके से दे रहा है। मानव ने कृषि करना शुरू किया तो तृतीय क्षेत्रक का विकास हुआ, प्राथमिक क्षेत्रक का विकास हुआ। मानव ने उद्योगों को विकसित किया, क्योंकि मानव क्या कर रहा है, अब जब तृतीय क्षेत्रक के लोग हैं जो विकसित क्या है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तभी तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक का विकास हो रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो तीनों क्षेत्रों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल की गणना करने के बाद योगफल प्राप्त किया जाता है। अब एक बात याद रखना, यहां पर मैं थोड़ा बताऊंगा अभी आपको। तो जैसे हमने तीनों क्षेत्रों को में क्या है, वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। अब हम इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के आधार पर क्या करते हैं, देश की जीडीपी निकालते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये बहुत टेक्निकल शब्द है और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसके आधार पर आप भारत की इकोनॉमी का थोड़ा सा मर्म समझ पाओगे कि किस तरीके से देश की जीडीपी निकाली जाती। तो बच्चों जैसे हम बात करें जो प्राथमिक क्षेत्रक में जो वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन किया जा रहा है, मैंने बताया। द्वितीय क्षेत्रक में क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है।
तृतीय क्षेत्रक क्या कर रहा है, सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। तो बच्चों जब इनका उत्पादन हो रहा है और जब जो प्राथमिक क्षेत्रक में जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनके कुल योग को, यानी जो प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पाद हैं, द्वितीय क्षेत्रक के उत्पाद हैं और तृतीय क्षेत्रक के उत्पादों का हम जब योग कर देते, जब उनको जोड़ देते हैं ना, तो उसको उसमें क्या निकलता है, उससे जीडीपी निकलती है। जीडीपी निकलती मतलब कैसे बच्चों, ध्यान से सुन रहे हो मेरी। जैसे हमने क्या किया, प्राथमिक क्षेत्रक, ध्यान सुनना मेरी बात को, ठीक है, प्लस द्वितीय क्षेत्रक प्लस तृतीय क्षेत्रक को जोड़ दे तीनों को, फिर जाके क्या होगा, इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो थोड़ा सा मैं क्या करूं, छोटा सा करूं, रुको, मैं एक काम करता हूं, सुनो। जैसे प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, तो उसको मैं पीएस में लिख दे रहा हूं। पीएस का मतलब क्या होगा बच्चों, प्राइमरी सेक्टर। मैं उसको क्या है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जैसे लिख दे रहा हूं यहां पर पीएस। पीएस का मतलब है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। फिर मैं लिख दे रहा हूं सेकेंडरी सेक्टर यानी क्या है, एस एस यानी द्वितीय क्षेत्रक। फिर क्या है बच्चों, प्लस कर दे रहा हूं तृतीय सेक्टर यानी टीएस यानी टर्सरी सेक्टर यानी टीएस, तृतीय क्षेत्र। इसको टोटल तीनों के उत्पाद को हम क्या है, जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाता है बच्चों, जीडीपी आ जाती है। क्या निकलती है बच्चों, जीडीपी। तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादों को का जो मूल्य है, जब हम उसको जोड़ देते हैं, उत्पादों, वस्तु एवं सेवाओं का के उत्पादों का जो मूल्य है उसको क्या है, जब हम जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है बच्चों, जीडीपी निकलता है। पीएस का मतलब क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक, एसएस का मतलब है द्वितीय क्षेत्रक, टीएस का मतलब है तृतीय क्षेत्रक, ठीक है। तो जब इन तीनों के जो हम वस्तु एवं सेवाएं हैं कि जो हम मौद्रिक मूल्य है, जब हम उसको जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है, जीडीपी निकलता है। तो अब बच्चों हमें यह समझना है तो किन वस्तुओं का क्या हम कैसे जोड़ते हैं, क्या हम वस्तुओं को कैसे जोड़ते हैं। तो यहां पर एक बात याद रखना है कि जब देखो वस्तुएं एवं सेवाएं दो प्रकार की होती हैं, वस्तुएं एवं सेवाएं भी दो प्रकार की होती हैं। अभी इसको समझोगे फिर जो बची हुई बातें हैं वो आगे और अच्छे समझ पाओगे। वस्तुएं एवं सेवाएं दो प्रकार कैसे हैं, तो एक होती है मध्यवर्ती वस्तुएं एवं सेवाएं और दूसरी होती अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। अब हम बात करेंगे बच्चों मध्यवर्ती वस्तुएं एवं सेवाएं। मध्यवर्ती वस्तुएं एवं सेवाएं का मतलब यह होता है कि बच्चों ध्यान से समझते चलना। जैसे बच्चों यहां पर पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग व्यवसायों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इसका इस्तेमाल की जाती है। जैसे अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं एक चीज समझा रहा हूं, क्या है मध्यवर्ती वस्तु। बच्चों आप देखना, समझना इसको बात को। जैसे बच्चों क्या है, ये एक प्लॉट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट में यह एक खेत है बच्चों। इस खेत में क्या है, मान लो राम नामक एक व्यक्ति है, राम एक व्यक्ति है, ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं बहुत ऐसी चीज समझाने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये राम का खेत है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये राम का खेत है, ठीक है, राम का खेत है ये, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात को। अब बच्चों राम ने क्या किया, अपने खेत पर क्या है, गेहूं का उत्पादन किया। क्या किया बच्चों इसने, तो इसने गेहूं का उत्पादन कर लिया, ठीक है बच्चों, इसने क्या किया, इसने गेहूं का उत्पादन किया। राम ने क्या किया, अपने खेत पर गेहूं का उत्पादन किया। जब इसने गेहूं का उत्पादन किया तो इसने गेहूं का अच्छी फसल हुई, और फसल होने के बाद क्या है, मान लो राम को जरूरत थी, राम को अपने परिवार के लिए जरूरत क्या थी, 10 क्विंटल गेहूं की जरूरत थी, 10 क्विंटल गेहूं की जरूरत थी, ठीक है, 10 क्विंटल गेहूं की जरूरत थी। लेकिन इसके खेत में उत्पादन कितना हुआ, तो खेत में उत्पादन बच्चों हुआ लगभग 100, मान लो 100 तो बहुत ज्यादा लिख दूंगा मैं, 50 क्विंटल इसके, ठीक है, इसके क्या हुई, 50 क्विंटल क्या है, इसके खेत में गेहूं का उत्पादन हुआ। गेहूं का क्या है बच्चों, गेहूं का उत्पादन हुआ। तो बच्चों इसने क्या किया, इस 50 क्विंटल में से इसने क्या किया, 10 क्विंटल ना गेहूं क्या है, 10 क्विंटल गेहूं क्या किया, अपने पास रख लिया, क्योंकि उसको अपने खाने के लिए रखना होगा। तो इसने क्या किया, अपने पास इसको गेहूं को रख लिया 10 क्विंटल। बचा इसके पास इतना, इसके पास कितना प्लस बच गया, इसके पास 40 क्विंटल, 40 क्विंटल बचा इसने, ठीक है बच्चों। अब ये 40 क्विंटल के क्या कर सकता है, ये 40 क्विंटल जो बचा है ये क्या कर सकता है, तो इसके पास दो स्थितियां हैं। एक तो क्या करे, ये स्टोर कर ले, कोल्ड स्टोरेज में अपने स्टोर कर ले, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है बच्चों, दूसरी स्थिति यह है कि ये क्या करे, ये
ये क्या करे, किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दे। एक ये हो सकता है, क्योंकि बिस्किट बनाने वाली कंपनी को क्या चाहिए, गेहूं चाहिए होता, क्योंकि उससे आटा बनाएगा, मैदा बनाएगा, और फिर क्या होगा, वो बिस्किट बनाएगा। तो या ये क्या करे, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दे, या ये क्या करे कि गांव का किसान है तो वो कहां कंपनी वालों को जानता है, तो क्या करेगा, गांव के जो व्यापारी हैं या जो मशीन जो चक्की वाले हैं, तो ये क्या करेगा, जो गेहूं पीसते हैं, जो गेहूं खरीदते हैं, पीस के बेचते हैं, उसको क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस गेहूं को, इस 40 क्विंटल जो गेहूं है, ये क्या करेगा बच्चों मेरे, इस 40 क्विंटल गेहूं को, ठीक है, इस 40 क्विंटल गेहूं को क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो पिसाई मशीन है, पिसाई मशीन वाली जो है, उसको क्या करेगा, ये बेच देगा, मतलब चक्की पर बेच आएगा, ये चक्की पर बेच आएगा, ठीक है। अब बच्चों समझो, जब इसने बेचा तो इसने क्या किया, इसने 10 रुपए पर केजी, ठीक है, प्रति केजी क्या है, गेहूं बेचा इसने, 10 रुपए प्रति केजी किलोग्राम क्या है, इसने गेहूं बेच दिया। किसको बेच दिया, तो जो चक्की मशीन था, जो गेहूं से आटा बनाने वाली मशीन है, उसको बेच दिया। इसने क्या किया, इसको बेच दिया, ठीक है, इसने बेच दिया। अब इसने क्या किया, इसने अपने यहां इसको इस गेहूं को आटे में परिवर्तित किया, और आटे में परिवर्तित करके क्या किया, इस चक्की वाले ने क्या किया बच्चों, इस चक्की वाले ने क्या किया, एक बिस्किट कंपनी का मालिक आया, उसने क्या किया, मुझे आटा चाहिए, तो इसने क्या किया, इसने जो ये आटा था ना बच्चों, इसने जो ये आटा था, ये जो आटा था बच्चों, क्या किया इसने जो ये आटा था, इसने क्या किया, इसने बिस्किट बनाने वाली कंपनी को क्या है, बेच दिया। क्या कर दिया, तो मैं बिस्कुट लिख दे रहा हूं, हम लोग बिस्कुट बोलते हैं ना, गांव के लोग बिस्कुट बनाने वाली, क्या बोलते, बिस्किट नहीं बोलते, शहर के लोग बिस्किट बोलते हैं, हम लोग कहते हैं बिस्कुट बनाने वाली, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को क्या कर दिया, ये आटा जो है ना, ये जो इसने क्या किया, चक्की ने क्या किया था, चक्की ने आटा बनाया था, तो इसने क्या किया, आटा बनाया गेहूं से इसने आटा बनाया था। अब इसने क्या किया, जब इसने बनाने के बाद इसने क्या किया, इस आटे को क्या किया बच्चों, 15 केजी प्रति 15 रुपए पर केजी के हिसाब से, 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से क्या है, प्रति केजी के या किलोग्राम के हिसाब से क्या है, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दिया, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, ये बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, ढेर सारे बिस्किट के पैकेट बनाए, इसने क्या किया, ढेर सारे बिस्किट की पैकेट बनाए, और फिर इसने क्या किया, एक पैकेट बच्चों जो है, एक पैकेट जो है ना, वो 20 रुपए में बेच रहा है, एक पैकेट जो है वो 20 रुपए में बेच रहा है, एक पैकेट, सॉरी 1 पैकेट इक्वल टू, मैं पूरा एकदम डिटेल्स लिख देता हूं ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये क्या कर रहा है, 1 पैकेट, एक पैकेट में कितना बिस्कुट होता है, जैसे पार्ले में पहले 16 बिस्किट आते थे, फिर उसने 14 कर दिए, आज शायद 8 या 9 बिस्किट आते हैं, ठीक है। एक पैकेट कितने रुपए में बेच रहा है, 20 रुपए में बेच रहा है, 20 रुपए में, ठीक है, 20 रुपए में बेच रहा है। तो बच्चों एक बात समझो, जैसे बच्चों ये गेहूं था, गेहूं का दाम यहां पर कितना था, 10 रुपए, यहां पर इतना है 15 रुपए, तो ये जो बच्चों है ना, ये जो 15 रुपए और जो ये 10 रुपए, ये क्या है बच्चों, ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। ये जैसे ये आटा और ये आटा और ये गेहूं और जो आटा है, ये क्या है बच्चों, ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, और मध्यवर्ती वस्तुएं जो हैं उनको जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है, उनको जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता। बात समझ में आ गई, ये जो गेहूं और ये जो आटा है, ये मध्यवर्ती वस्तुएं आती हैं, ठीक है, इनको मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। अंतिम वस्तु कौन है, तो बिस्कुट है, यानी ये अब हम लोग खा लेंगे, इसके बाद ये खत्म, अब ये इसको और कुछ प्रोसेस नहीं होगा इसमें, बिस्किट बना, बिस्किट बाजार में गया, मार्केट में बिका और हमने खाया, खत्म। अब इसके बाद बिस्किट में और कुछ बदलाव नहीं होगा, लेकिन गेहूं से पहले आटा बना, आटा से फिर क्या होगा ना, वो बिस्किट बना। तो बच्चों जो गेहूं है और जो आटा है, ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ठीक है, मध्यवर्ती। और जब भी हम जीडीपी निकालते हैं, यहीं सुन लो, और जब भी हम जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी में जो है मध्यवर्ती वस्तुओं को कभी नहीं जोड़ा जाता है। मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य है, यानी जीडीपी निकालते समय ना तो हम ये 10 रुपए जोड़ेंगे जीडीपी में, ना तो हम ये 15 रुपए जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, तो हम ये 20 रुपए केजी जो बिक रहा है ना, ये हमारा अंतिम मूल्य लगा, और ये अंतिम मूल्य ही जो ना है जीडीपी में जोड़ा जाता है। यानी एक बात याद रखना है, जब भी कभी हम जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी में वस्तुओं का अंतिम मूल्य जुड़ा होता है, ना कि मध्यवर्ती मूल्य, ठीक है, मध्यवर्ती मूल्य। और हमेशा याद रखना, जीडीपी को मौद्रिक मूल्य में निकाला जाता है, यानी उसकी वस्तुओं की मूल्य को निकाला जाता है। हर वस्तु को हम काउंट कर लेते हैं, उसकी एक वैल्यू होती है और उसके आधार पर हम जीडीपी निकालते हैं, ठीक है, यह बात याद रखना। तो मध्यवर्ती वस्तु आपको समझ में आ गई बात। तो देखो इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं
वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग व्यवसायों द्वारा वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। देखो गेहूं है, आटा बनाया वो। अब देखो मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती। जैसे देखो मध्यवर्ती वस्तु कौन सी, गेहूं था, आटा था। अब जो अंतिम वस्तु कौन है, बिस्कुट, तो उसके बिस्किट बनाने में किसको उपयोग किया गया, तो गेहूं का प्रयोग किया, गेहूं से बना आटे का प्रयोग किया गया, यानी गेहूं और आटे का प्रयोग किया गया। अब देखो गेहूं से ही बना प्रोडक्ट आटा है, लेकिन हम यहां दो चीज बता रहे हैं ना, तो यहां हमने क्या किया कि जब हम अंतिम वस्तु बिस्कुट को बना रहे थे तो हमने मध्यवर्ती वस्तु को यूज कर लिया, और इसी वजह से, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तु समझ में आ गई। अब यहीं से आपको अंतिम वस्तु भी समझ में आ गई कि अंतिम वस्तु कौन सी होती, जो जब ऐसी वस्तु जो बनने के बाद अब उसमें और कुछ चीजें ऐड या नहीं बनाया जा सकता, अब वो चीजें बाजार में मार्केट में जाएंगी, लोग उसको यूज करेंगे, लोग क्या है, ग्राहक उसको खरीदेंगे और उसको खा जाएंगे, कंज्यूम कर लेंगे, और फिर उसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो अब देखो, अभी मैं इस एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको। अभी देखो, फिर अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या बच्चों, अंतिम वस्तुएं सेवाएं या बिक्री के लिए तैयार अंतिम उत्पाद है। कौन सा, बिस्किट तैयार अंतिम उत्पाद है जिनका उपयोग उपभोक्ता द्वारा वर्तमान इच्छाओं या जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। भैया बिस्किट खाने की हमारी इच्छा हुई, हमारी जरूरत है, तो हम मार्केट में गए और हमने बिस्किट खरीदा और हमने उपभोग कर लिया। तो अंतिम वस्तु क्या है, जो हम अपने यूज कर रहे हैं, ठीक है। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं या बिक्री के लिए तैयार अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद कौन, बिस्किट है, और जिनका उपयोग उपभोक्ता द्वारा वर्तमान इच्छाओं या जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब एक इस एग्जांपल समझते हैं। जैसे वो यहां पर गन्ना है, गन्ना क्या है बच्चों, गन्ना बच्चों क्या है, गन्ना क्या हो जाएगा, शुगर केन, गन्ना, ठीक है। यहां गन्ना से क्या बन रहा है बच्चों, चीनी बन रहा है। अब गन्ना से चीनी बन रहा है, तो गन्ना क्या है, ये एक उत्पाद है प्राथमिक क्षेत्र का। इससे हमने चीनी बनाया, और इससे चीनी से हमने क्या किया, जलेबी बनाया। तो बच्चों चीनी में अब जलेबी में क्या है, चीनी ऐड है, तो ये जलेबी क्या हो जाएगा, ये अंतिम उत्पाद हो जाएगा। और ये चीनी और शुगर केन क्या है, ये मध्यवर्ती उत्पाद हो जाएंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें क्या है, गन्ने जलेबी में क्या है, ये दोनों चीज आ गई, मिल गई, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो जलेबी पसंद है ना आपको, हमको बहुत पसंद है भाई जलेबी, दही जलेबी बहुत पसंद है, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको समझ में आ रही है ना बच्चों, गन्ने से हमने क्या बनाया, चीनी बनाया, और चीनी से हमने क्या है, जलेबी बनाया। जलेबी इसलिए मैंने लिया ताकि आपको दिमाग में याद रहे, अदरवाइज और कोई एग्जांपल आप भूल जाते हैं, ये आपको याद रहता, ठीक है। तो जलेबी बनाए। अब जलेबी जब हम बना रहे हैं तो हमने चीनी का उपयोग किया, तो चीनी में शुगर के, गन्ना इन्वॉल्व है, गन्ने से ही तो चीनी बनती है, गन्ने से गुड़ और चीनी बनती है, दो चीज बनती है। तो बच्चों क्या है, चीनी इसमें पहले से मिली हुई है, तो क्या है, चीनी और गन्ना क्या है, ये मध्यवर्ती वस्तु हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगी, जलेबी क्या है, अंतिम वस्तु। अब जलेबी के बाद ऐसा नहीं कि उससे हम पकौड़ा बना देंगे, या हम उसको फिर से जलेबी से हम फिर से चीनी बाहर कर लेंगे, नहीं। अब ये भाई आराम से जाओ मार्केट में, जलेबी वाले दुकान पर जाके जलेबी खरीदो, और आपसे याद रखना, जब भी कभी जलेबी खाने जाओ तो याद रखना कि जलेबी अंतिम उत्पाद है। अब इकोनॉमी सीखना है तो आप इकोनॉमी को डेली यूज में प्रयोग करना सीखो ना, कि भैया हम समोसा खाने जा रहे हैं, तो समोसे में क्या लगा है, आटा लगा है। आटा किससे बनता है, गेहूं से, तो गेहूं और आटा जो है वो मध्यवर्ती उत्पाद हो गया, मतलब जो समोसा है वो अंतिम उत्पाद है। आलू, समोसे में भरा आलू क्या है, वो मध्यवर्ती है, समोसा क्या है, वो अंतिम उत्पाद हो गया। तो ऐसे याद रखना, यानी जो चीजें जो हम यूज कर ले रहे हैं ना, वो अंतिम उत्पाद है। जैसे बच्चों पनीर क्या है बच्चों, अंतिम उत्पाद है। पनीर ऐसा नहीं, पनीर से फिर से हम ऐसा नहीं कि उसको दूध में कन्वर्ट कर दे, नहीं। पनीर किससे बना, दूध से बना, तो दूध क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती उत्पाद वस्तु हो जाएगा, और पनीर क्या है, अंतिम वस्तु। तो जो चीजें हम डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं ना, जो हम मार्केट में बिक्री से खरीद कर खा ले रहे हैं ना, वो अंतिम उत्पाद हो गया, और जिसमें अलग से कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर। अब देखो, अंतिम वस्तु के मूल में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल पहले से ही जुड़ा होता है, इसलिए इनके मूल को दोबारा से नहीं जोड़ा जाता। ये बात बहुत रिमार्केबल है। मतलब जब हम जलेबी की बात कर रहे हैं, तो जलेबी से क्या है, गन्ना खरीदा, गन्ने भाई किसान से किसने, चीनी मिल के मालिक ने क्या किया, गन्ना खरीदा। तो जब उसने गन्ना खरीदा, तो गन्ना मान लो उसने क्या किया, मैं एक छोटा सा अमाउंट ले रहा हूं कि उसने क्या किया, 100 क्विंटल, तो ठीक है, मतलब मैं एक अनुमान ले रहा हूं कि उसने क्या किया, 10 केजी, 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, क्या 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से क्या किया उसने, 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से उसने गन्ना खरीदा। किसने, चीनी मालिक ने। अब उसने चीनी बनाई, फिर चीनी बनाई तो उसने क्या किया, ये चीनी जो है, चीनी वो कितने में बेच रहा है, वो मान लो 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चीनी बेच रहा है। अब चीनी यहां जाएगी, अब ये जलेबी बनेगी, जलेबी ये क्या कर रहा है, जलेबी 100 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो बच्चों जलेबी के अंदर ना इस चीनी का मूल्य और इस गन्ने का मूल्य तीनों ही मिला हुआ है। या पीछे वाले एग्जांपल से समझो, या पीछे वाले एग्जांपल से, यहां उसने 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से गेहूं बेचा,
ये पहुंचा, इसने क्या किया, 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आटा बेचा इसको, तो और इसने एक पैकेट बिस्कुट क्या है, जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया था, 20 रुपए प्रति केजी के पैकेट के हिसाब से वो बेच रहा है। तो अब इसके अंदर, इस 20 रुपए के अंदर ये 10 रुपए भी काउंट हो गया, ये 15 रुपए पे काउंट हो गया, ये। तो बच्चों क्या होता है, जब भी हम जीडीपी निकालते हैं तो मैंने बताया ये नहीं जोड़ा जाता, ये नहीं, लास्ट में सिर्फ ये जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो अंतिम उत्पाद ये होता है, ठीक है। अंतिम उत्पाद में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही जुड़ा होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। तो यही चीज लिखी है यहां पर, यही बातें यहां पर लिखी है कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही जुड़ा होता है, इसलिए इनके मूल्य को दोबारा से नहीं जोड़ा जाता। अगर दोबारा से जोड़ दोगे तो जीडीपी बहुत ज्यादा आ जाएगी, डबल काउंटिंग की समस्या आ जाएगी, ठीक है मेरे लाल लालियों, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। चलो अब हम बात करेंगे घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद। बच्चों ये क्या लिखा है, सब बकवास है, मेरी बात को सुनो, क्योंकि ये लिखा बुक में सब कुछ है, बुक पढ़ के ही अगर आपको सीखना होता तो फिर आपको मेरी जरूरत क्या होती। अगर बुक पढ़ के ही आपको सीखना होता तो फिर हम टीचर जैसे लोगों को घर कैसे चलता, नहीं चल पाता बच्चों। तो बच्चों हमारी बात को ज्यादा ध्यान से सुना करो, क्योंकि मेरी बातें बहुत जरूरी हैं, और बाकी तो सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा है, पीपीटी मैंने उसको बस अच्छे वे में आपको दे दिया है, कुछ चीजें अलग से मैंने ऐड कर दी, कुछ मेहनत कर दी क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा दे देने का। लेकिन बच्चों मेरी बातें ज्यादा जरूरी है, आप मेरी बातों को समझोगे तो इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एकदम रग में, आपके रग रग में दौड़ेगी, एकदम खून की तरह दौड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों यही बात करें, जब हम बच्चों बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद, अब इसकी आपसे सीधे कोई पूछेगा जीडीपी क्या होता है, जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या है, जीडीपी, ये मैं यहां हिंदी लिख दे रहा हूं, ये जीडीपी, क्योंकि आप लोग सकल घरेलू उत्पाद नहीं जानते, लेकिन जीडीपी आप लोग सुनते रहते हो। जीडीपी क्या बच्चों, जीडीपी का इंग्लिश क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां पर बच्चों एक ध्यान से एक बात सुनो मेरी, सकल, सकल का मतलब बच्चों होता है, सकल का मतलब ध्यान सुनो, बहुत टेक्निक चीज समझा रहा हूं, सकल का मतलब होता है कुल, सकल का मतलब क्या होता है कुल, ठीक है। घरेलू मतलब क्या है, घर, उत्पाद मतलब क्या होता है, तो उत्पाद मतलब मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था जब हम डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे इकोनॉमी में, तो मैंने उत्पाद में बताया था कि उत्पाद का मतलब होता है उसमें वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही जुड़ी होती। जब भी कभी उत्पाद की बात करें, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, जब भी कभी उत्पाद शब्द आ रहा है बच्चों, तो उत्पाद का मतलब होता है उसके अंदर वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही जुड़ी होती हैं, उसके अंदर वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही जुड़ी, क्योंकि वस्तुएं एवं सेवाओं दोनों का ही तो उत्पादन हो रहा है ना। तो जब भी कभी उत्पाद लिखा हो तो उसका मतलब है वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन। तो यहां पर जब उत्पाद लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वस्तुएं एवं सेवाएं। तो बच्चों सकल का मतलब होता है कुल, घरेलू का मतलब तो आप जानते हो घर, और उत्पाद का मतलब होता है वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन। तो अगर हम जीडीपी की डिफिनेशन क्या कहते हैं बच्चों, तो ध्यान सुनो, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में, ध्यान सुनते चलना मेरी बात को, या लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज ये लिखी हुई है, क्या लिखना है, क्या सुनना है, सुनो ध्यान सुनो, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फिर से मैं डिफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो मतलब सकल घरेलू उत्पाद, देखो यहां पर लिखा है किसी देश की सीमा, अब सीमा मतलब भौगोलिक सीमा होगी, सीमा किसी नाम नहीं, किसी लड़की का नाम नहीं है, सीमा क्या है बच्चों, भौगोलिक सीमा। यानी जैसे कि अगर हम बात करें, यहां देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो, जैसे ये भारत बना रहा हूं मैं, भारत का चित्र बना रहा हूं, मैप बना रहा हूं, ठीक है। आपके सर को सिर्फ इकोनॉमी नहीं, आपके सर को सब कुछ आता है, ठीक है। और ज्योग्राफी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भाई, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। ये भारत है बच्चों, ये हमारा प्यारा भारत है, महान भारत है। इस प्यारे भारत की क्या है, ये हमारा भारत ऐसा दिखता है, तो भारत की भौगोलिक सीमा क्या है, ये सब क्या है, ये जो पीले कलर से जो बना है ये भारत की भौगोलिक सीमा। अब इसके अंदर, इस भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी वस्तुएं एवं सेवाओं का क्या है हम उत्पादन कर रहे हैं, उन वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन के बाद जब उनका मौद्रिक मूल्य, वस्तु में क्या है, रुपये में क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो देखो किसी देश की सीमा के भीतर किसी विशेष वर्ष में, विशेष मतलब एक वर्ष में अंतिम रूप से, अंतिम मतलब
मध्यवर्ती नहीं बच्चों, अंतिम, अंतिम समझा के आया हूं अभी, इसीलिए बता रहा था। से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक बार मेरे साथ आप लोग रिपीट करोगे, जो मैं बात बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनो और मेरे साथ एक बार रिपीट करो डिफिनेशन सकल घरेलू उत्पाद की, क्योंकि बार बार पूछी जाती है और ये आज नहीं बच्चों, आपके जीवन भर आपको ये काम आने वाली। तो एक बार मेरे साथ बोलोगे, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर अंतिम रूप से किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको जीडीपी की डिफिनेशन याद हो गई होगी। इस क्लास में ही 4 बार मैंने बोल दिया है, एक बार आप पढ़ लोगे तो डिफिनेशन याद हो जाएगी। अब बच्चों देखो, याद नहीं करनी है, बस समझनी है। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद निकालते कैसे हैं। तो बच्चों एक मैंने फार्मूला दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने यहां दे दिया है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद का फार्मूला ये होता है। इसमें क्या करता है बच्चों, हम उपभोग को जोड़ते हैं, यानी जो भी चीजें हम खरीद रहे ना, जो भी चीजें हम खरीद रहे, हम उपभोग कर रहे हैं ना, जैसे हमने सेब खरीदा तो सेब का हम उपभोग कर रहे हैं तो उसमें उपभोग जुड़ जाएगा। बच्चों क्या है, सकल निवेश, यानी जो हम निवेश कर रहे हैं, जैसे बच्चों क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई प्लॉट लिया, हमने किसी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया या किसी कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो जब हम इन्वेस्ट करें, जो भी हम निवेश कर रहे हैं वो जोड़ देते हैं। और बच्चों क्या, सरकारी जो सरकार के खर्चे हैं बच्चों उसको जोड़ दें। और बच्चों क्या करते हैं, प्लस निर्यात में, यानी जो भी चीजें हम निर्यात कर रहे हैं, यानी जो भी चीजें हम क्या कर रहे हैं, बाहर किसी दूसरे देश को क्या है हम बेच रहे हैं या भेज रहे हैं, उसमें से बच्चों क्या कर दें, जो चीजें हम बाहर की देशों से मंगा रहे हैं उसको घटा दें, तो क्या निकल जाता है बच्चों, जीडीपी निकल आता है। यानी जीडीपी में क्या क्या होता है, उपभोग होता है, निवेश होता है, और क्या हो, सरकारी खर्चे होते हैं, और निर्यात में, यानी जो भी चीजें हम विदेशी देश को बेच रहे हैं वो उस, और आयात जो चीजें हैं, निर्यात में से आयात को घटा दो और उसको जो भी आ रहा है उसको जोड़ दो, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इन सबको जोड़ने के बाद क्या आ जाता है, सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है। ये कहीं एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, कोई नहीं पढ़ाता है, मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चा जाना है कि सकल घरेलू उत्पाद निकालते कैसे, उसमें क्या क्या जोड़ा जाता है, क्या क्या घटाया जाता है, इतनी चीजें आपको जोड़नी घटानी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कौन से मंत्रालय, तो बच्चों वित्त मंत्रालय के द्वारा। जैसे अभी हमारे भारत की जो वर्तमान की जो वित्त मंत्री हैं श्री निर्मला सीतारमण जी, वो क्या है, वो वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की क्या है, मंत्री हैं। ठीक है, अब वो क्या करती हैं, वो क्या करती है, उनका जो मंत्रालय, जो वित्त मंत्रालय है, वो क्या करता है, सकल घरेलू उत्पाद का जो है मापन करता है, और ये क्या है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। और ये कैसे, यह मंत्रालय सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभागों की मदद से वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा और उनकी कीमतों से संबंधित जानकारी एकत्र करता है और फिर जीडीपी का अनुमान लगाता है। क्योंकि भैया देखो, वित्त मंत्रालय है, उसका एक तो केंद्र पर सरकार होती है, दूसरा राज्य स्तर पर भी सरकार होती है। जैसे आप बिहार से अगर हैं तो बिहार में अलग मुख्यमंत्री है ना, अगर आप, ठीक है, हम यूपी से मैं हूं तो मेरे यहां अलग मुख्यमंत्री हैं, तो अलग अलग राज्य हैं। अब उन राज्यों में भी तो आर्थिक गतिविधियां हो रही, वहां पर भी तो कुछ फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, वहां पर भी तो वित्त मंत्री होता है। तो हर राज्य से क्या है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, एकत्र किया जाता है, उसके बाद क्या उनको जोड़ दिया जाता है, उसके बाद क्या केंद्रीय स्तर पर क्या है, जीडीपी निकाल ली जाती है। ठीक है, सबसे डाटा लिया जाता है, सब चीजें लेकर क्या है, केंद्र का काम है कि उसको देश के लेवल पर क्या है, जीडीपी निकालना। हर राज्य की अपनी अलग जीडीपी है। जैसे हमारे हमारे राज्य के यूपी के जो है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम अपने यूपी की जो इकोनॉमी है 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे यूपी को, लेकिन बन नहीं पाया है। लेकिन उन्होंने कहा था ना, ये इसका मतलब क्या है कि हम जीडीपी बनाएंगे 2.5 ट्रिलियन की जीडीपी का वाला एक राज्य बनाएंगे। तो ये हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका अपना अलग एक लक्ष्य था जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें लगे हुए हैं और वो हो जाएगा एक समय के बाद। ठीक है, तो ये क्या, हर राज्य अपनी अलग अलग जीडीपी है, हर राज्य की अपनी अलग अलग जीडीपी है, और फिर हर राज्य की अलग अलग जीडीपी को क्या है, जोड़ देते हैं जब, तो एक देश की जीडीपी निकल आती है, एक देश की जीडीपी निकल। तो देश जीडीपी कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया। कौन करता है इसको निकालने का काम, तो भैया केंद्र सरकार का जो मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय, वो करता है इसमें। और वो क्या करता है, हर अलग अलग राज्यों से क्या है, डाटा एकत्र करके क्या है, उनको क्या है, एक देश लेवल पर क्या है, उसका जीडीपी को निकालता है। क्लियर है बात ये? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक बदलाव, यानी जो ये क्षेत्रक देख पा रहे हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे प्राथमिक क्षेत्रक हो, द्वितीय क्षेत्रक हो, तृतीय क्षेत्रक हो, इनमें कैसे बदलाव हुए हैं। क्या ये पहले से ही ऐसे थे
या इनमें धीरे धीरे विकास हुआ है, क्या इनका धीरे धीरे इनका स्तर बढ़ा है, या पहले से ही ऐसे थे? तो बच्चों पहले से कुछ भी ऐसा नहीं था, पहले से बहुत सारी चीजें बदली हैं, पहले से हम मानव बदल गए हैं, पहले से बच्चों सारा संसार बदल गया है। पहले जैसा कुछ नहीं था, पहले हम मानव ऐसे चलते थे चार पैर से ऐसे ऐसे करके, ठीक है, पहले हम मानव चार पैर से चलते, हम बंदरों और लंगूर अंगूर के जो हम हमारे पूर्वज रहे हैं, आज हम जिन बंदरों को लाठी से मारते हैं, याद करो कि कभी हम भी बंदर हुआ करते थे, नहीं? तो बच्चों हम भी पहले बंदर ही हुआ करते थे, ठीक है। अब हमारा विकास हो गया, पहले हम ऐसे झुक कर चलते थे, चार पैरों के बल चलते थे, फिर एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव आया, वो दो पैर से चलने लगा लेकिन अभी भी हड्डी ऐसी सीधी थी। फिर एक होमो इरेक्टस मानव आया जिसकी अब जो सीधा खड़ा हो गया, उसकी गर्दन है ना, ठीक है। एक फिर निएंडरथल मानव आया जो थोड़ा बुद्धिमान था लेकिन उसकी गर्दन नहीं थी। फिर होमो सेपियंस मानव आया जो पूरी तरीके से परिपक्व मानव है, जो हम हैं। तो मैंने ये देखो, ये मैंने मजाक में आपको जो है, मैंने आपको मानव के विकास का क्रम बता दिया बच्चों। मानव के विकास में बता दूं, पहले हम जो बंदर थे तो हम चार पैर से चलते थे, फिर हम दो पैर से चलने लगे, लेकिन हमारी अभी भी रीढ़ की हड्डी झुकी थी, ऐसे है ना। तो जो दो पैर से चलते थे और हाथ ऐसे थे तो उसको क्या बोलते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। फिर क्या हुआ, हम सीधे खड़े हो गए, हमारी हड्डी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई और हम दो पैर से चलने भी लगे। तो अब क्या हो गया? होमो इरेक्टस, क्योंकि हम इरेक्ट हो गए, एकदम सीधे हो गए, होमो इरेक्टस हो गया। फिर बच्चों क्या है? निएंडरथल मानव है। अब निएंडरथल मानव उसकी बुद्धि थी, वो बुद्धिमान मानव था लेकिन उसकी गर्दन नहीं हुआ करती थी। फिर होमो सेपियंस आया, तो होमो सेपियंस और बुद्धिमान व्यक्ति था और उसके साथ में गर्दन भी आ गई, और आज हम होमो सेपियंस ही। और होमो सेपियंस मानव बच्चों आपको पता है, मैं आपको बता दूं कितने साल पहले आया, पता है? 34,000 साल पहले आया, मात्र 34,000 साल पहले। और अब हमको लगता है कि हम लाखों साल पुराने मानव, तो भैया ये भ्रम है, लाखों साल पहले हमारा पृथ्वी पर अस्तित्व ही नहीं था, ऐसा साइंस कहता है, ऐसा साइंस कहता है। तो हम 34 साल पुराने, 34,000 साल पुराने मानव हैं, सिर्फ ज्यादा मानव पुराने नहीं हैं हम, ठीक है। हम पहले बंदर हुआ करते थे, पहले जब हम 34 लाख साल पहले या हम 2 लाख साल पहले की जब हम बात करते तो हम बंदर हुआ करते थे, बस हम ऐसे कूदा फांदा करते थे। आज भी तो कूदी फांद रहे हैं, कौन सा, ठीक है। तो ये था। अब बच्चों जब मानव का विकास, तो ऐसे ही क्या है, अलग अलग क्षेत्र का विकास हुआ। अब ध्यान सुनो, जैसे बच्चों हम क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या बच्चों? तो हम जो मानव, जो हम प्रकृति से डायरेक्ट ले रहे, जब देखो बच्चों मानव का विकास हो रहा था तो पहले मानव, ऐसा तो नहीं कि जब इंसान सीधे पृथ्वी पर आया तो उसने खेती करना सीख लिया, तो ऐसा नहीं था बच्चों। जब मानव से आया तो नंगा पुंगा घुमा करता था, ठीक है, पत्ते वत्ते लपेटा करता था, और क्या करता था? तो जानवरों का शिकार करके खाता था, कुछ फल फूल था, तो मान लो जैसे जंगल में कोई फल लगा है कुछ, ठीक है, तो उसने खाया। अब उसने जब खाया तो उसको वो कड़वा लगा, तो उसने दोबारा वो ये जान गया तो भाई ऐसा दिखने वाला चीज जो है ये कड़वा है, ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो हम नहीं खाएंगे, उसने नहीं खाया। कोई मान लो किसी चीज ने किसी ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया हो, उसको खाने के बाद क्या है, उसकी डेथ हो गई होगी, तो आसपास के लोगों ने जान चली गई, तो उसके साथ में जो ग्रुप में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने देखा कि भाई इस अगर चीज को हम खाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो हम इसको नहीं खाना, तो उसने उसको खाना बंद कर दिया। उसने सेब खाया तो उसको अच्छा लगा तो उसने खाना। सारी चीजें क्या है, पहले फिर क्या है, वो खा रहा है तो क्या कर रहा है, पृथ्वी से, सॉरी, जो हमारे पर्यावरण में जो चीजें हैं, जो चीजें मिल रही हैं पहले से, उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं, तो हम किसी चीज का उत्पादन तो नहीं कर रहे। यानी जैसे ही मानव आया था तो प्राथमिक क्षेत्र तो था, प्राथमिक क्षेत्र तो था। क्यों? उस समय खाद्य संग्रहण भी हो रहा था, यानी मछली पालन, मछलियों को मार के भी लोग खा रहे थे, जानवरों को मार के खा रहे थे, तो हम प्रकृति से सारी चीजें ले रहे थे, तो प्राथमिक क्षेत्र था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, जब मानव धीरे धीरे विकास के क्रम में आगे बढ़ने लगा, तो लगभग आप देखोगे 10,000 BC के आसपास, ध्यान सुनना बच्चों, यानी आज से लगभग 12,000 साल पहले, आज से लगभग, ध्यान सुनो जो चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो, लगभग 10,000 BC के आसपास, BC क्या है अब आगे हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, 10,000 BC के आसपास क्या होगा बच्चों, मानव ने खेती करना शुरू किया। क्या क्या? खेती करना शुरू किया। और अभी खेती ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पर हो रही, बहुत धीमे धीमे खेती हो रही थी। अब सोचो, और 10,000 BC, और आज हम लोग क्या है 2000 BC, 2000 चल रहा है, 2000 क्या है 24 चल रहा है, तो 2000, यानी हमने 12,000 साल पहले खेती करना सीखा था। आज हम जो सोचते कि हम बहुत उन्नत हो गए, तो सोचो हम 12,000 साल पहले खेती करना सीखे थे। खेती शुरू हुई, अब खेती शुरू हुई तो धीरे धीरे खेती हो रही। अब धीरे धीरे जब खेती शुरू हुई तो अभी इतना खेती में इतना ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा था कि हम उस उत्पादन से अपनी जरूरतें पूरी कर लें और उसको मार्केट में बेच पाए। तो मार्केट में नहीं बेच, सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, उत्पादन कर रहे थे। लेकिन बच्चों जैसे ही हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल यानी 1000 BC के आसपास आते हैं, 1000 BC के आसपास, ठीक है, ये 10,000 है और ये 1000 BC, 1000 BC के आसपास जैसे ही हम आते हैं तो यहां क्या होता है, लोहे का आविष्कार हो जाता है। पहली बार लोहे का आविष्कार क्या है, आज से मात्र हम 3000 साल पहले लोहे को हमने खोज किया था। मैं सब चीजें बता रहा हूं,
जब लोहे को का खोज हो गई तो क्या हुआ, पेड़ों को काटना और जंगलों को साफ करना आसान हो गया। तो क्या हुआ, बड़ी तादाद में क्या है जंगलों को साफ किया गया, और जंगलों को जब साफ किया गया तो फिर क्या हुआ, वह रहने के लायक घर बनाए गए, और क्या किया, खेती करना शुरू, खेती के लिए बड़े बड़े भूमि बन गए। अब क्या हुआ, वहां बड़े बड़े भूमि पर क्या है, खेती होने लगी। जब खेती होने लगी तो बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगे। अब क्या करने लगे हम लोग, जरूरत से ज्यादा उत्पादन करने लगे। यानी प्राथमिक क्षेत्र तो शुरुआत से चला आ रहा था, लेकिन उसका धीरे धीरे देखो आप क्या विकास हो रहा है। पहले लोग नंगे पुंगे घुमा करते थे, प्रकृति से जो भी मिल जाता था वो खा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खेती करनी शुरू की। लेकिन खेती भी क्या है, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आया। फिर धीरे धीरे खेती का विकास होता गया, लोहे की जब खोज हो गई तो फिर क्या हुआ, लोहे से क्या है जंगलों को काटा जाने लगा, बड़े बड़े लैंड पर क्या है खेती करने लगे। अब हम क्या करने लगे, इतनी ज्यादा उत्पादन करने लगे फसल का कि अपनी जो जरूरत थी उससे ज्यादा जब हम उत्पादन करने लगे तो हमने क्या किया, बाहर दूसरे को बाजार में बेचना हुआ। जैसे ही उत्पादन अधिशेष आया, जैसे ही मार्केट आएगा बच्चों ना, तो मार्केट में कौन लोग होते हैं, तो तृतीय क्षेत्र के लोग होते हैं। कौन होते हैं बच्चों, तृतीय क्षेत्र के लोग, सेवा देने वाले। व्यापारी कौन है बच्चों, सेवा देने वाला व्यक्ति। वो किसी चीज का उत्पादन तो नहीं कर रहा, लेकिन जो उत्पादित वस्तुओं को उनको बाजार में बेचने का काम वो कर रहा है। ग्राहक आ गए तो धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, तृतीय क्षेत्र का आया। अब बच्चों क्या होगा, जब अधिशेष उत्पादन हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ग्रो करने लगी। तृतीय क्षेत्र का आया तो बड़े बड़े राजा महाराजा जब अधिशेष उत्पादन होने लगा तो धन आने लगा, और जब धन आने लगा तो बच्चों क्या हुआ, बड़े बड़े राज्य बनने लगे। जब बड़े बड़े राज्य बनेंगे बच्चों, बड़े बड़े राज्य जैसे मगध है, ठीक है, नंदवंश है, जैसे ये सब बड़े बड़े ऐसे राज्य आने लगे, 16 महाजनपद बनने लगे। अब जब ये महाजनपद बनेंगे तो वहां राजा है, तो राजा की सेना होगी। अब सेना कौन कौन दे रहा है, सेना में लोग जा रहे हैं ना, वो सेवा दे रहे हैं, सेना होगी। प्रशासनिक इकाई बनेगी, जो मंत्री परिषद है, जो राजा को सलाह देने के लिए लोग बनेंगे, वो कौन है, वो भी तृतीय क्षेत्र में आ रहे हैं। ये सब क्या है, धीरे धीरे तृतीय क्षेत्र ग्रो करने लगा। लेकिन अभी भी द्वितीय क्षेत्र इतना अच्छे थे नहीं। द्वितीय क्षेत्र क्या था, लोग घरों में ही क्या कर रहे थे, कुछ कुछ चीजें बना रहे थे, जैसे घरों में ही दरी बनाना, जैसे घरों में ही बच्चों क्या है चीजें को बनाना, यानी लघु स्तरीय क्या है उद्योगों का निर्माण हो रहा था। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं बन रही थी पहले। लेकिन क्या है, जैसे जैसे कृषि का विकास होता गया वैसे वैसे क्या आप देख लो कि द्वितीय क्षेत्रक भी आने लगा, वैसे वैसे तृतीय क्षेत्रक का विकास होने लगा। तो मतलब क्या है कि प्राइमरी सेक्टर से ही क्या है द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक निकला है। तो ये विकास का क्रम निकल रहा है धीरे धीरे। अब आप देखो कि 1740-50 के आसपास आके देखो कि क्या हो रहा है, 1750 के आसपास क्या होता है, औद्योगिकरण स्टार्ट हो जाता है। मतलब होता क्या है कि अब मशीनें आ गई मार्केट में, और जैसे ही मशीनें आ गई तो बच्चों क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्रक बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। और ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है ब्रिटेन से होती है। ब्रिटेन ने बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके है बहुत ज्यादा वस्तु का उत्पादन करने लगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे विश्व में क्या है औद्योगिकरण या जो मशीनीकरण फैल गया। 1850 तक आते आते क्या है पूरे विश्व में क्या है ये औद्योगिकरण फैल गया। अब लगभग 100 सालों में क्या है उद्योगों का बहुत विकास हुआ। तो फिर क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र का भी विकास हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का। अब जब द्वितीय क्षेत्र का विकास हुआ तो लोग बड़े बड़े शहर बने, और जब बड़े बड़े देखो, अब आप देखो जब उद्योग खुलेंगे तो इंडस्ट्री होगी। जैसे आज आप देखो नोएडा है, ठीक है, कलकत्ता है, मद्रास है, महाराष्ट्र है, सूरत है, ये कैसे विकसित हुए, ये आज बड़े बड़े महानगर क्यों हैं? क्योंकि क्या है कि यहां पर पहले उद्योग खोले गए थे, और उद्योग जब खोले जाएंगे तो लोगों को काम की तलाश, लोग क्या है उनको काम करने वाले लोग चाहिए, और जब काम करने वाले लोग चाहिए तो गांव से जो है लोग शहर में जाएंगे, बड़े बड़े नगरों में रहने लगेंगे। अब जब वो नगरों में जाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा, उनको पैसा कमाएंगे। अब जब वो पैसा कमाएंगे तो वो खर्च करेंगे। अब खर्च कहां करेंगे, तो बच्चों क्या करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल देंगे। अच्छे स्कूल कहां है, स्कूल किस में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, लोग बाहर नया स्ट्रीट फूड आ जाता बाहर खाने जाते हैं, खाने जाने के लिए क्या है, ये भी सेवा क्षेत्र है। तो ऐसे क्या है धीरे धीरे आप देखोगे कि समय के साथ क्या है तीनों क्षेत्र क्या है ऐसे धीरे धीरे ग्रो होने लगे, क्या है उनका विकास होने लगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखना है आपको। देखो इतिहास में विकास बहुत डिटेल से मैंने पढ़ा दिया है, इतना आपको इससे बाहर समझना नहीं कुछ भी। इतिहास में विकास की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसी के विकास बल पर क्या है तीनों क्षेत्र, दोनों और क्षेत्र, चाहे द्वितीय क्षेत्र हो और चाहे तृतीय क्षेत्र हो, उनका विकास हुआ है। ठीक है, तकनीकी बदलाव की वजह से, तकनीकी बदलाव मतलब क्या, लोहे के आने से, लोहा आया तो आपने क्या किया, लोहे के औजार से क्या है जंगलों की सफाई की, लोहे से हल बनाया, हल बनाकर आपने गहरी जुताई शुरू की, उससे फसलों का उत्पादन अच्छा हुआ। जब फसलों का उत्पादन ज्यादा हुआ तो अधिशेष उत्पादन हुआ, मतलब ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उत्पादन हुआ। फिर हमने क्या उसको बेचा तो बाजार डेवलप हो गया।
तो वही की वजह से कृषि में भी बदलाव होने लगा और उत्पादन पहले की तुलना में बढ़ने लगा। यही चीज समझा रहा था। ठीक है, व्यापारियों की संख्या बढ़ी। मैंने क्या बताया, जैसे ही बाजार आ गए क्या गए, व्यापारी आ जाएंगे। लोगों ने क्रय विक्रय के तरीकों के लिए नए नए मापदंडों का उपयोग करना शुरू किया। जैसे पहले क्या होता था, एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो, है ना। एक वस्तु लो, यानी आपको चावल की जरूरत है और मुझे गेहूं की जरूरत, आपने चावल गेहूं का उत्पादन किया था तो हमने क्या किया, आपसे गेहूं ले लिया, आपने हमसे चावल ले लिया। तो पहले ये, लेकिन बाद में क्या हो गया, धीरे से फिर सिक्का आ गया, करेंसी आ गई, नोट आ गए, उसके माध्यम से होने लगा। ठीक है, पहले ज्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त करते। क्यों, क्योंकि पहले कृषि ही था ना, कृषि के अलावा कुछ था ही नहीं, कृषि से संबंधित चीजों का ही क्या है, विकास हो रहा था। इसी वजह से लोग लगभग 100 वर्ष से भी अधिक समय के बाद कारखानों का निर्माण हुआ, जहां से कार्य करना शुरू हुआ। तो कारखाने का निर्माण हुआ, उद्योग, मैंने बताया 1750 के आसपास औद्योगिकरण शुरुआत हुई और औद्योगिकरण के माध्यम से क्या है, बड़ी बड़ी मशीनें आने लगी, बड़े बड़े उद्योग खुलने लगे। ठीक है, इस तरह प्राथमिक क्षेत्र के बाद कुल उत्पाद व रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया, बढ़ जाएगा, उसमें लोग जाने लगे। आज जो बड़े बड़े शहर विकसित हुए हैं, चाहे नोएडा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र में मुंबई हो, चाहे आपका कलकत्ता हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, ये क्यों विकसित हुए, क्योंकि यहां बड़े बड़े उद्योग खुले और लोग वहां जाकर रहते हैं। ठीक है, वर्तमान में कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जा रहा है, इसलिए आज बहुत से श्रमिक सेवा क्षेत्र में नजर आते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सेवा क्षेत्र में जब लोग जाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ी, उनका आय बढ़ा, उनके पास पैसा आया। जब वो पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे। खर्च कहां करेंगे, तो भैया घर बनाने में खर्च करेंगे, घर बनवाएंगे तो सेवा क्षेत्र में मिस्त्री को लगाएंगे, बाहर खाने के लिए जाएंगे तो रेस्टोरेंट बनने लगे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट आज क्यों चल पा रहे, क्योंकि लोग बाहर खाने जा रहे हैं। अगर लोग बाहर खाने ही ना जाएं तो कैसे रेस्टोरेंट चल जाएंगे। लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों की लाइफ स्टाइल बढ़ी, लोग महंगे महंगे चीजें खरीद रहे हैं, उससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुल रही है, लोग उसमें काम कर रहे हैं। डिलीवरी बॉय जो है, स्विगी, जोमेटो, ये सब जो चल पा रहे हैं। ठीक है, आपके जो क्या कहते हैं, ये जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जेप्टो जैसे आया अभी एक। ठीक है, ऐसे ही आपका जो एक और भी तो है, ठीक है, देखो याद नहीं आ रहा, ओला, उबर, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या, ये सर्विस तो दे रहे हैं आपको। ये सब क्यों आया, क्योंकि हमने उसकी डिमांड क्रिएट की। हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम क्या करें, उसकी डिमांड करें, और जैसे जैसे डिमांड करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, तीसरा सेक्टर ग्रो करेगा। ठीक है, इतिहास में विकास के साथ साथ क्षेत्रों का महत्व भी बदलता है, बदलता है, बिल्कुल बदलता है। प्राथमिक क्षेत्र का आज महत्व बदल गया, द्वितीय क्षेत्र का आज महत्व बदल गया, तृतीय क्षेत्र का आज महत्व बदल गया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। क्यों उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तो बच्चों एक चीज समझो। जैसे देखो, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, परिवहन बैंक, डाक तार आदि की आवश्यकता होती है। भाई देखो, कोई भी देश हो, जैसे हम बात करें अस्पताल, क्या है अस्पताल बच्चों, क्या है अस्पताल, क्या है अस्पताल, तृतीय क्षेत्र में आता है। वो क्या है, डॉक्टर क्या है, हमें सर्विस दे रहा है। तो आज इनका जब विकास हो रहा है तो फिर क्या होगा, तो तृतीय क्षेत्र का विकास होगा। परिवहन, आज देखो बहुत कितनी ज्यादा परिवहन आ चुके हैं, गाड़ी से लेकर एरोप्लेन तक, और पता नहीं क्या क्या चीजें बन रही हैं। तो ये क्या है, जैसे जैसे परिवहन का विकास होगा वैसे वैसे तृतीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, उसका महत्व बढ़ेगा। बैंक है, आज कौन सा गांव ऐसा है जहां बैंक ना हो। अब जब इतनी सारी बैंक खुल गई, इतनी ज्यादा वो खुल गए, तो क्या हो, जब बैंकों का महत्व बढ़ेगा, जब बैंक बढ़ेंगी तो क्या होगा, तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ेगा। डाक तार, ये सारी चीजें आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, और देखो, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता रहा है। जैसे देखो, कृषि का बढ़ा, कृषि में उत्पादन बढ़ा, उसके माध्यम से उद्योग बढ़े। अब कृषि और उद्योग में जो लगे लोग हैं वो कौन है, वो तृतीय क्षेत्र में। अब कृषि में मान लो इन्होंने गेहूं उत्पादन किया, गेहूं को मार्केट में ले जाना है तो कौन लेकर जाएगा, परिवहन चाहिए, उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए, आपको लेकर जाओगे। तो ये क्या हुआ, इसके वजह से होगा। ठीक है, व्यापार है, भंडारण है, आपने जो अधिशेष उत्पादन किया और आप अभी मार्केट में नहीं बेचना चाहते तो आप उसको स्टोर रखना चाहते हो, कोल्ड स्टोरेज जो बने हैं। कोल्ड स्टोरेज क्या है, सेवा क्षेत्र में ही तो है। ये क्या करेगा, ये आपके जो फसल है उसको रखेगा स्टोर करके। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। जैसी सेवाओं का विकास होता रहा, जैसे आय बढ़ने से कुछ लोग कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल तथा विद्यालय आदि की मांग शुरू कर देते हैं। आय बढ़ी हमारी, जैसे जैसे हमने बताया ना, औद्योगिकरण आया, लोगों की आय बढ़ी। जब लोगों की आय बढ़ी तो उसने क्या किया, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके क्या है, चीजों की डिमांड करनी शुरू की। रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, पर्यटन घूमने जा रहे हैं, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, तो ये भी तो सेवा क्षेत्र में आ रहा है। शॉपिंग कर रहे हैं, है ना, वहां पर बड़े बड़े मॉल्स में जा रहे हो, निजी अस्पताल खुल रहे हैं लोगों की आज। ठीक है, मेदांता है, जैसे ये सब क्या है, ये निजी अस्पताल है।
ठीक है। फिर देखो विद्यालय है, बड़े बड़े महाविद्यालय खुल रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं, और जो निजी स्कूल हैं, तो ये क्या है, ये तृतीय क्षेत्र में आ रहे हैं कि मांग शुरू कर देते हैं। इससे भी क्या हो रहा है, तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। जैसे बच्चों आज मोबाइल चला रहे हो आप लोग, ठीक है, लैपटॉप आप लोग चला रहे हो, ये क्या है, ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो पा रहा है। इनसे जो सेवाएं विकसित हो रही, इनकी वजह से भी क्या हो रहा है, तृतीय क्षेत्र का क्या है, महत्व बढ़ रहा है। और बच्चों ऐसा कहा जाता है 21वीं सदी जो है ना, वो बेसिकली क्या है, वो टेक्नोलॉजी का युग, वो क्या है, प्रौद्योगिकी का युग है ना। 21वीं सदी जो है वो प्रौद्योगिकी का युग है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो इस वजह से क्या हो रहा है, तृतीय क्षेत्र का क्या है बच्चों, महत्व बढ़ रहा है। मतलब क्या याद रखना है, तो याद रखना है कि कुछ ऐसी सेवाएं, किसी भी देश में कुछ ऐसी आवश्यक सेवाएं होती हैं जिनकी जरूरी है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है, ठीक है। कृषि और उद्योगों के विकास से क्या हो रहा है, परिवहन है, कोल्ड स्टोरेज है, भंडारण है, इनकी वजह से क्या है तृतीय क्षेत्र का विकास हो रहा है। आय बढ़ने से क्या है, लोगों ने डिमांड करनी शुरू की, तो उसकी वजह से रेस्टोरेंट है, उसकी वजह से बच्चों पर्यटन है, शॉपिंग है, निजी अस्पताल है, विद्यालय है, इनकी वजह से भी क्या हो रहा है, तृतीय क्षेत्र बढ़ रहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी की वजह से क्या है, तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। बात क्लियर हो रही है, तो ये चीजें आपको समझना है। अब हम बात करेंगे अधिकांश लोग कहां है नियोजित। नियोजित का मतलब है कहां कार्य कर रहे हैं। अधिकांश, जैसे हम प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तृतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों में से सबसे अधिक लोग कहां काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग कहां काम, या प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या द्वितीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या तृतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अधिकांश लोग कहां नियोजित है का मतलब है कि कहां कार्यरत है, कहां काम कर रहे हैं। तो एक चीज इसको समझो, देखो क्या है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में बदलाव हुआ है शुरुआत से ज्यादा। जैसे बच्चों मैं आपको बताऊं कि एक समय ऐसा था, जब हम बात करते हैं 1740-50 से पहले की, तो भारत का लगभग 70% लोग जो है वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड था, यानी कृषि क्षेत्र से ही रिलेटेड, यानी 70 से 80% लोग जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न था। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण बढ़ने लगा और 20वीं सदी में आते आते आज देख लो कि आज लोग क्या है, आज लोग जो कृषि में संबंधित थे, जो कार्य कर रहे थे, वो क्या है, वो औद्योगिकरण की ओर या उद्योग की ओर मूव कर गए। और आज जो आप देखोगे तो वर्तमान में लगभग 49% जो लोग हैं ना वो कृषि में कार्य कर रहे हैं, कृषि में कार्य कर रहे हैं। और 18% के आसपास जो लोग हैं वो कहां काम कर रहे हैं, तो वो सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और लगभग 30% के आसपास आप लोग देखोगे तो वो कहां काम कर रहे हैं, तो वो उद्योग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो ये बदलाव हुआ है, स्वरूप बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है इसमें, बताओ। आज पहले कहां 70% था प्राथमिक क्षेत्र में, आज कहां 49% है, तो बदलाव हुआ है ना इसमें, ठीक है। तो देखो देश के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 1977-78 के बीच कितनी थी, 71%। आप देखो 71% थी, मैं बताया आपको 70-71% के आपका, तथा 2017-18 में घटकर कितनी हो गई, 44% हो गई, घटकर कितनी होगी। और कोरोना के बाद क्या है, लोग इसमें बढ़े, इसीलिए क्या है आज ये लगभग 49% के आसपास है, ठीक है। ये बात देखो। फिर देखो वर्तमान में भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक लोग जुड़े हैं, मैंने बताया आपको 49%। इसका मुख्य कारण बाकी दो क्षेत्रों में रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी है, लोगों को विश्वास नहीं होता, ठीक है। अब देखो एक वर्ष में जहां वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि होती है, वस्तु के उत्पादन में एक वर्ष में, वहीं रोजगार में लगभग 3 गुना तक ही वृद्धि होती है। यानी जितना वस्तु के उत्पादन में हो रहा है उतना ही कितना है रोजगार में वृद्धि हो रही है। सेवा क्षेत्र में भी उत्पादन में जहां 14 गुना वृद्धि होती है, वहीं रोजगार में मात्र 5 गुना बढ़ोतरी हो रही है। यानी सेवा क्षेत्र में कहां उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हो रही है, लेकिन रोजगार मात्र 5% दे पा रहा है। इसकी वजह से भी लोग क्या है, कहां ज्यादा लोग हैं, तो कहां ज्यादा लोग हैं, प्राथमिक क्षेत्र में ही ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब देखो प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं, ठीक है। देश में सबसे ज्यादा श्रमिक कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो कितने प्रतिशत लोग, तो मैंने आपको बताया 49% लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये बात है। तो कहां सबसे ज्यादा नियोजित हैं, तो आपको याद रखना कृषि क्षेत्र में, यानी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं, 49%, ठीक है। ये बात याद रखना। चलो अब हम बात करेंगे बेरोजगारी। यानी बच्चों देखो एक चीज समझो, सेवा क्षेत्र में लोग ज्यादा, उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन सेवाएं, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी ये कि वहां उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। और बाकी बचे लोग कहां काम कर रहे हैं, तो कृषि क्षेत्र में। लेकिन कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनको उतनी उनकी क्षमता के अनुसार जो है वो काम नहीं मिल रहा है।
तो इसी वजह से क्या है, हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। आज भारत में सबसे, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो बेरोजगार हैं वो हमारे भारत में ही है। युवा बहुत बड़ी मात्रा में आजकल बेरोजगार है। तो हमें यह समझना है बच्चों बेरोजगारी क्या है। मैंने एक डिफिनेशन दी, आपके एनसीईआरटी में नहीं है और कहीं नहीं मिलेगी आपको। बहुत मैं आपको ना ऐसा फाइनेस्ट बनाऊंगा इस हर सब्जेक्ट में, आपको ऐसी ऐसी चीजें समझाते चलूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बारीक से बारीक डिफिनेशन ना आपके जवान पर एकदम ऐसे होगी कि फटाफट आप बोल दोगे उसको। तो देखो बेरोजगारी क्या होती है बच्चों, जैसे कोई व्यक्ति है, देखो ध्यान सुनो, यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता, ठीक है, या उसकी योग्यता एवं इच्छा के अनुसार अनुरूप काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है जो जिसके अंदर एक योग्यता है और वो काम करना भी चाहता है लेकिन उसको काम ना मिले तो उसे क्या कहेंगे, बेरोजगारी। एक बार फिर से सुनो, लिखा तो सब कुछ, क्या कह रहे हैं, तो कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो काम करने की इच्छा रखता है और अगर उसकी इच्छा और उसकी योग्यता के अनुसार अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसे बेरोजगार कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। बच्चों ऐसा नहीं, अब देखो कोई बहुत योग्य व्यक्ति है लेकिन उसकी काम करने की इच्छा ही नहीं है, अब आप उसको काम दो, अब उसी जब काम करने की इच्छा ही नहीं है तो वो बेरोजगार नहीं होगा। भाई काम करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। कुछ लोग को काम करने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे जो ज्वाइंट फैमिली होती है, संयुक्त फैमिली में एक दो बंदा ऐसा होगा जिसे काम करने से एकदम मोह माया से दूर होता है, उसे काम करने की इच्छा नहीं होगी, बस वो घर पे पल रहा होता है ऐसा। तो अब भाई उससे तो आप बेरोजगार नहीं कहोगे ना। जो काम करना ही नहीं चाहता है उसे बेरोजगार कैसे कहोगे। लेकिन एक व्यक्ति जो काम करने की इच्छा भी रखता है और उसके अंदर योग्यता है और उसको उसकी योग्यता के अनुसार अगर काम नहीं मिल रहा है तो भी उसे बेरोजगार करेंगे। जैसे मान लो मैं टीचर हूं, मेरी योग्यता है पढ़ाने की, लेकिन अगर मैं पढ़ाने की इच्छुक हूं लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है तो मान लो मैं मजबूरी में क्या करूं, मैं टाइपिस्ट बन जाऊं, मैं डीटीपी बन जाऊं। अब मेरी वो इच्छा नहीं है और ना ही वो मेरी योग्यता के अनुसार काम है, लेकिन काम नहीं है, बेरोजगार हूं तो कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना चाहता हूं। तो अब वहां मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं बेरोजगार हूं। क्यों? क्योंकि वो हमारी ना तो योग्यता के अनुसार काम मिला है ना हमारी इच्छा के अनुसार काम मिला है। याद रखें। तो हमारे भारत में यही समस्या, हमारे भारत में बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं लेकिन बच्चों क्या है, वो उनकी ना तो योग्यता के अनुसार है ना उनकी इच्छा के अनुसार है। तो मतलब यही है कि जो कोई व्यक्ति अगर अपनी योग्यता एवं इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है तो वो बेरोजगार नहीं है, और अगर अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार अगर काम नहीं कर रहा है तो वो बेरोजगार है। ठीक है, तो याद रखना। अब बेरोजगारी कितनी, दो प्रकार की है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को बच्चों क्या कहते हैं, इसको छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसको छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब होता है, मतलब जैसे बच्चों अब ध्यान सुनो, जैसे बच्चों क्या है, 5 लोगों की जरूरत है किसी काम को करने में। कोई काम है, मान लो कोई काम है और उस काम को करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन बच्चों उसमें 10 लोग लगे हुए हैं, 10 लोग लगे हुए हैं। अब आपको दिख रहा है कि 10 लोगों को रोजगार मिल गया है, लेकिन वास्तव में मतलब क्या है, उसमें लगे हुए 5 लोग क्या है, वो बेरोजगार ही है एक तरीके से, क्योंकि जरूरत 5 लोगों की है लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं, 10 लोग। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी को क्या कहते हैं 10। अब ये आपको कहां मिलेगी, तो आपको ये कृषि क्षेत्र में ज्यादा मिलेगी। जैसे बच्चों एक ध्यान सुनो, एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक प्लॉट है, एक रमेश, चलो एक ले लेता हूं मैं आपको, मंगीराम क्या है, एक व्यक्ति है, गांव में ऐसे ही नाम होते हैं ना, मंगीराम क्या है बच्चों, एक व्यक्ति है और एक किसान है बच्चों, किसान है और उसके बच्चों क्या है, उसके 3 पुत्र हैं और ठीक है, और उसकी एक ही बीबी होगी भाई, अब 2-3 बीबी तो नहीं होगी बच्चों, एक ही बीबी है, एक बीबी है उसकी, ठीक है, 3 पुत्र हैं और एक बीबी, ये 4 लोग ये हो गए और एक मंगीराम 5 लोग। अब इसके पास जो प्लॉट है वो प्लॉट है 2 बीघा, ठीक है, 2 बीघा क्या है उसके पास खेत ही, 2 बीघा खेत है। अब बच्चों ये 5 लोग और जो युग पुत्र हैं तीनों युवा हैं, बेबी है और ये, अब 5 लोग मिलकर क्या है, ये 2 बीघे खेती पर काम कर रहे हैं बच्चों, जबकि इस 2 बीघे पर ना सिर्फ 2 लोग भी काम करेंगे ना तब भी उत्पादन उतना ही होगा। बच्चों देखो, जो जैसे क्या है, 5 लोग जब मिलकर इस पर खेती कर रहे थे तो इस पर मान लो 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा था, 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा था जब 5 लोग मिलकर कर रहे थे। लेकिन बच्चों क्या है, मान लो इसमें से 3 लोग हटा दिए जाएं और 3 लोग हटाने के बाद भी 2 लोग इस पर काम कर रहे हैं, तब भी उत्पादन कितना हो रहा है, 20 क्विंटल ही हो रहा है। यानी मतलब क्या है कि 3 लोग क्या है, बेरोजगार है, 3 लोग उसमें सिर्फ लगे हुए हैं, उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, वो अगर कहीं और भी काम करेंगे तो भी क्या है, खेत पर उत्पादन कितना होगा, 20 ही क्विंटल होगा, यानी 2 लोग कर सकते हैं आराम से। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, जब किसी भी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं,
प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। तो देखो, जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अब देखो, ये सबसे ज्यादा कहां आपको मिले? कृषि क्षेत्र में ज्यादा है। तो देखो, कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी, इसे अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं, की समस्या अधिक है। अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन सा एग्जाम्पल? तो यही मंगीराम वाला एग्जाम्पल। यानी अगर इसमें से 2 लोगों को, 3 लोगों को हटा भी दिया जाए 5 लोगों में से, तो भी क्या है, उत्पादन पर किसी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 20 क्विंटल पहले भी उत्पादन हो रहा था, 20 क्विंटल आज भी होगा। ठीक है, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब हम बात करेंगे बच्चों मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है बच्चों? तो ये भी आपको कृषि क्षेत्र में ही ज्यादा दिखने को मिलेगी। मौसमी बेरोजगारी मतलब जैसे मान लो क्या है, फसल का मान लो कोई उत्पादन, जैसे रबी की मौसम सीजन आया और रबी के सीजन में क्या होता है बच्चों, गेहूं का उत्पादन करना। अब जब गेहूं को हमको लगाना है खेत में, तो फिर लोगों को काम मिलेगा, लेकिन लगाने के बाद क्या है, फिर क्या है, 3 महीने तक, जब तक गेहूं बड़ा होता है तब तक क्या है, कोई काम नहीं खेतों में। अब वो जो लोग गांव में रहते हैं वो क्या है, वो बेरोजगार हो जाएंगे, 3 महीने तक बेरोजगार बैठेंगे। अब फिर उनको कब काम मिलेगा? जब चैत के महीने में जब गेहूं की कटाई होगी तब फिर उनको फिर से काम मिलेगा। तो क्या है, ये सीजन मतलब मौसमी बेरोजगारी। एक मौसम में उनको खूब काम मिलेगा और दूसरे मौसम में वो क्या, बेरोजगार हो जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी। तो देखो, वर्ष के कुछ महीनों या मौसमों के दौरान रोजगार के अवसर समाप्त हो जाना मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे जब रबी में गेहूं का फसल को लगा दिया, लगाने के बाद उसके बाद क्या है, 3 महीने तक कोई काम नहीं, तो अब वो क्या है, उस मौसम में बेकार बैठे हुए हैं। अब इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बुआई या कटाई के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे समझ में बताया, जब बुआई की जा रही है गेहूं की तो अवसर है, और जब कटाई की जा रही तब है, लेकिन बुआई कटाई के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या है, उसमें तो आप बेरोजगार बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके कारण लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरी आबादी में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात, आज जो लोग हैं, बहुत सारे लोग, अगर गांव में 5 लोग हैं तो उसमें से 2 लोग आपको गांव शहर में ही मिलेंगे, 3 लोग गांव में मिलेंगे। बल्कि आज जनसंख्या ज्यादा बढ़ चुका है, अगर 5 लोग हैं तो 3 लोग गांव शहर में होंगे, 2 लोग गांव में होंगे, क्योंकि लोग गांव में किसी तरह के काम नहीं है, कोई उद्योग नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो लोग कमाने के लिए शहर जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से देखो, आप हर शहर में आपको एक स्लम एरिया मिल जाएगा। हर स्लम है ना, स्लम मतलब जहां पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर लोग रहते हैं। ठीक है, अब बताओ बच्चों कि अतिरिक्त रोजगार का हम सृजन कैसे करें। भाई बेरोजगारी की समस्या है देश में, तो हम फिर जो है अतिरिक्त रोजगार कैसे सृजन कर सकते हैं। जैसे गांव क्षेत्र में जो बेरोजगारी की, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है क्या है, वहां प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है, वहां मौसमी बेरोजगारी भी है। तो गांव में बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाता है, तो कर सकते हैं। तो कुछ हम क्या करें, कुछ हम प्लान करें, क्या करें, तो देखो समझो क्या कर सकते हैं। अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने का उपाय क्या क्या है, देखो, कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। अब ये कैसे हेल्प करेगा भाई, किसी किसान को अगर कम ब्याज दर पर ऋण दे रहे हो तो कैसे हेल्प करेगा। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो बच्चों, बुंदेलखंड का एक किसान है, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। बुंदेलखंड का एक किसान है और वो क्या करता है, वो अपने खेत पर खेती कर रहा है। ठीक है, किसान है। अब बच्चों लेकिन एक समस्या है कि बुंदेलखंड में जब खेती कब की जाती है, तो जब बारिश होती है। जिस समय बारिश होती है सिर्फ उसी समय जो है वहां पर खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां सिंचाई की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मान लो वो बरसात 3 महीने होती है, तो 3 से 6 महीने क्या है, वो अपने खेत पर खेती कर रहा है, और बाकी 6 महीने जो है वो 3 महीने ही खेती होगी, 3 से 4 महीने, मान लो 4 महीने खेती कर रहा है, बाकी 8 महीने क्या है, वो उसका खाली खेत पड़ा हुआ है। लेकिन बच्चों उसको क्या है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपने यहाँ ट्यूबवेल लगवा ले और सारी चीजें करवा ले। अब वो अगर साहूकार से ऋण लेने जा रहा है तो बहुत ज्यादा दाम पर लेता है, जिससे क्या है, बहुत सारे किसान जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आजकल जो है ऋण के और जाल में फंस जाते हैं। तो अब उसके पास पैसा नहीं, तो वो अपने यहाँ ट्यूबवेल नहीं लगवा पा रहा खेतों में। लेकिन अभी इसी किसान को क्या है, सस्ते दामों पर, बहुत सस्ते ब्याज पर क्या है, बहुत सस्ते ब्याज पर क्या है, इसको ऋण दे दिया जाए, लोन दे दिया जाए। अब जब इसको लोन दे दिया जाए तो ये क्या करेगा, ये अपने ही खेत पर क्या है, क्या कर देगा बच्चों, अपने खेत पर ट्यूबवेल लगवा लेगा। अब जब ट्यूबवेल लगवा लेगा तो इसको सिंचाई की, पानी की, बरसात की जरूरत ही नहीं होगी। बरसात होगा तो मान लो पानी उस सीजन में तो मान लो मिल जाएगा, और नहीं होगा तो क्या करेगा, अपने ट्यूबवेल से सिंचाई कर लेगा। अब बच्चों जब सोचो, जब ये 4 महीने सिर्फ खेती कर रहा था तो क्या कर रहा था, ये अपने खेत में लगभग एक सीजन में क्या है, जब एक फसल उगाई जा रही तो लगभग 30 से 40 लोगों को काम दे रहा था। लेकिन जब ये
जब ये पूरे साल भर खेती करेगा सिंचाई व्यवस्था के हो जाने के बाद में, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, लगभग 100 से 150 लोगों को साल भर में काम देगा। इससे क्या होगा, गांव के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, गांव के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कहानी है, ठीक है, ये समझ में आ गई। अब देखो, असिंचित भूमि का उपयोग कुएं के निर्माण और बांध बना के निर्माण के लिए किया जाता है। असिंचित मतलब जहां पर खेती नहीं की जा रही। अब जैसे बहुत जगह ऐसी है, जैसे बुंदेलखंड में बहुत जगह ऐसी है जहां पर जो भूमि है वो खेती के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वहां हम क्या कर सकते हैं, वहां हम पानी की स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, कुआं खोद सकते हैं। कुआं खोद देंगे तो वहां जो बारिश होगी तो वो पानी उस कुएं में इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन कुएं खोदने के लिए लोग चाहिए। अब अगर हम कुएं खुदवाते हैं जगह जगह, तो क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कुछ समय के लिए रोजगार तो इससे मिल जाएगा। कुएं बनाना, नहरें बनवाना, इन बांध बनवाना, इन सबसे क्या होता है, लोगों को काम मिलता है, ठीक है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के विभिन्न अवसर पैदा हो सकते हैं। फिर देखो, परिवहन एवं भंडारण की दक्षता बढ़ाना, मतलब क्या है, जो बच्चों क्या है, जो अधिशेष उत्पादन हो रहा है उस अधिशेष उत्पादन को बाजार में बेचना है। तो बाजार में बेचने के लिए क्या है, अब आज देख लो गांव में शहर से रोड की अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो कनेक्टिविटी नहीं है तो वो कैसे शहर ले जाएं। तो इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे व्यापारी क्या है, वो अपने कम दामों पर किसानों से खरीद लेते हैं अनाज, और वो महंगे दाम पे वहां बेचते। इसी वजह से किसान आज गरीब पड़ा। अब अगर हम बाजार से और सारी परिवहन को अच्छा कर दें उसको, और जो परिवहन में लगे भी लोग होंगे तो वो कौन होंगे, गांव के ही लोग होंगे। मान लो अगर रोड से कनेक्टिविटी हमने कर दी शहर की, तो वहां ई रिक्शा चलने लगेगा। अब जब ई रिक्शा चलेगा तो कौन चलाएगा, गांव का लोग ही तो कोई चलाएगा, उसको रोजगार मिलेगा। अगर हम भंडारण कर दिए, यानी जो अधिक उत्पादन उसके पास हो रहा है वो क्या करे, उसको अभी नहीं बेचना है, तो वो क्या करे, वो अपना कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दे। लेकिन कोल्ड स्टोरेज को बनाने में, उसकी रखवाली करने में भी लोग लगेंगे, तो इससे भी क्या होगा, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। दाल मिल, शहद संग्रह केंद्र, बाहरी बाजारों में सब्जियों को बेचने के लिए प्रसंस्करण उद्योगों को आदि की ग्रामीण इलाकों में स्थापना लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार दिला सकते हैं। जैसे गांव में देखो शहद बहुत आम बात होती है, अगर हम शहद प्रसंस्करण उद्योग वहां खोल दें, लोगों को काम मिलेगा। दाल मिल अगर खोल दें वहां पर गांव में ही, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान के लोगों को, ठीक है। और छोटे छोटे जो उद्योग हैं अगर उनको खोल दिया जाए तो वहां पे ही लोगों को काम मिलेगा और वो शहर ना जाएंगे, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। क्लियर बच्चों, तो ये गांव में इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को। और देखो, योजना आयोग के अनुसार अगर पर्यटन क्षेत्र, ध्यान सुनो, अगर पर्यटन क्षेत्र में सुधार किया जाए तो इसमें भी 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। मतलब आप सोच रहे हो ना, योजना आयोग कौन है, तो हमारे एक आयोग है जो बहुत सारे डाटा देती है। वो कह रही है कि अगर हम पर्यटन क्षेत्र, मतलब जो घूमने वाले क्षेत्र है, अगर उसको सही तरीके से विकसित कर दिया जाए तो लगभग 35 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूं बच्चों, जो हमारे शिक्षा है, अगर हमारे यहाँ टीचरों की भर्ती कर दी जाए अगर सही तरीके से सब जगह पे, तो क्या है बच्चों, लगभग 30 लाख वैकेंसियां हैं शिक्षक विभाग में, वहां से भी लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, रोजगार मिलने का अवसर है। अब देखो और क्या है, गांव में रोजगार को विकसित करने के लिए बच्चों क्या है, एक योजना चलाई गई थी 2005 में, जिसको मनरेगा कहा जाता है, जिसको कहा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या अधिनियम कहा जाता है। 2005 में ये योजना लाई गई थी, ठीक है, ये कांग्रेस की सरकार में आई थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू की गई थी। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, देखो इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है कि आपका एक कार्ड बनेगा, वो कार्ड अगर बन जाएगा तो आपको क्या होगा, साल में 100 दिन जो है आपको काम की गारंटी दी जाती है। यानी जो भी मनरेगा में जो रजिस्टर्ड व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, उसको 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा। और अगर उसको 100 दिन काम नहीं मिलता है तो उसको क्या है, उसका कंपनसेशन यानी उसका भत्ता जो है कौन देगी, सरकार उसको पे करेगी, सरकार उसको देगी, यानी 100 दिन काम देगी। और ये लगभग 265 जिलों में शुरुआत में ये किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि लोगों को काम देना, काम का अधिकार देना लोगों को, क्योंकि काम का अधिकार जो है हमारा अधिकार है, ठीक है। तो ये देखो, योजना आयोग 2005 में लागू की गई थी, ठीक है। भारत सरकार द्वारा लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार कानून लागू किया गया था, ठीक है। 625 जिलों में, क्या 225 नहीं, 625, ठीक है। काम का अधिकार कानून, काम का अधिकार हमको है, ठीक है। जैसे बच्चों जब बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में हमको क्या है, काम के अधिकार के बारे में कहा गया कि हमें जीविका का अधिकार है, यानी जीविका मतलब काम का अधिकार है, ठीक है। तो ये बात की गई। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई, मतलब मैंने बताया था 100 दिन काम मिलेगा आपको। फिर देखो, रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर आपको 100 दिन काम नहीं मिलता है तो आपको क्या है, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो ये लोग काम कर रहे हैं, देखो गांव में क्या है, जैसे ये नहर बनाने का काम कर रहे हैं। अब इसमें औरतें हैं, पुरुष हैं, और इसमें यह भी कहा गया था कि इस योजना के तहत जो रोज काम करने वाले लोग होंगे उसमें एक तिहाई कौन होंगी, महिलाएं होंगी।
ये भी याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो 1/3 अगर टोटल लोग हैं उसमें से 1/3 लोग कौन होने चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए उसमें, ताकि महिलाओं को भी सक्षम, ठीक है। सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हीं कार्यों को महत्व देती है जिनसे आने वाले समय भूमि से उत्पादन में वृद्धि हो सके, यानी उत्पादन में जो संबंधित जो कामकाज है उन्हीं को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम दूसरा बात करेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों, संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात करेंगे। अब यहां पर हम संगठित, अब हम इसको कैसे करें, तो हम इसको कर रहे हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र रूप में क्षेत्रों का विभाजन। तो बच्चों कार्य की स्थितियों के आधार पर अब ये संगठित और असंगठित क्षेत्र कैसे विभाजित किया जाता है, तो बच्चों कार्य की स्थितियों के आधार पर, यानी जो व्यक्ति काम कर रहा है ना वो कैसी स्थितियां हैं, क्या उसको समय से रोजगार मिल जाता है, या समय से वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है, या उसको हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है, या उसको बिना वेतन के छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती। इन तरह की जो परिस्थितियां हैं ना उनके आधार पर क्या है, जो क्षेत्रक है उनको दो तरीके से विभाजित कर दिया जाता है, एक संगठित क्षेत्रक और दूसरा असंगठित क्षेत्र, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों, देखो कार्य स्थितियां या लोगों को रोजगार देने के तरीकों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। बात करेंगे हम बच्चों संगठित क्षेत्र की। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें देखो इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती, मतलब संगठित क्षेत्र में क्या है, रोजगार की अवधि निश्चित, मतलब क्या है, जैसे बच्चों सरकारी है, जो सरकारी लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर कार्य की दिन निश्चित है, वहां घंटे निश्चित हैं, वहां सैलरी समय से मिल जाएगी, वहां पेंशन मिलेगी, वहां कंपनसेशन मिलेगी, वहां पर छुट्टियां मिलेंगी। इन सब वजह से वहां कार के घंटे डिसाइड है कि आप एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, काम करोगे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो जहां पर ये सारी चीजें होती हैं, जहां पर रोजगार के दिन निश्चित होते हैं, जहां घंटे निश्चित होते हैं, जहां वेतन समय से मिलता है, जहां सावेतनिक छुट्टी मिलती है, ठीक है, जहां कार की स्थितियां अच्छी होती हैं, इन ऐसी जगहों को इसको क्या बोलते हैं, इसको संगठित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, संगठित क्षेत्र बोलते हैं। देखो इसमें उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों का पालन करते हैं। यानी जैसे हमारे नियम कौन से, जैसे हमने रोज जो मजदूर हैं या जो वर्कर्स हैं उनको, या जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए संविधान जो भारतीय सरकार है ये ने संविधान में बहुत सारे नियम कानून बनाए। जैसे एक फैक्ट्री कानून बनाया है, एक फैक्ट्री अधिनियम लाए थे 1948 में। उसमें क्या है, फैक्ट्री में काम करने वालों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उन्हें कितना वेतन मिलना चाहिए, ये बात बोली गई थी। ऐसे बच्चों क्या है, मिनिमम वेजेज न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लेकर आया गया था 1948 में। ये भी क्या कर रहा है, आप इससे कम मजदूरी पर, जैसे अभी जैसे क्या है बच्चों, अभी जो है मिनिमम वेजेज न्यूनतम मजदूरी कितनी है, तो लगभग 178 रुपए। 178 रुपए से कम आप किसी से रुपए में से कम पे आप किसी से काम नहीं करा सकते। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि जो काम करने वाले लोग हो उनको संरक्षण मिल सके। तो ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया। तो ये सब क्या होता है, सरकार के द्वारा पंजीकृत भी होते हैं, ठीक है, ये बात समझो। अब देखो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को प्राप्त लाभ, क्या प्राप्त लाभ होते हैं, देखो काम के निश्चित घंटे होते हैं, कितना होगा, तो बच्चों एक बात बोली गई है सरकारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि 52 घंटे से ज्यादा हफ्ते में, एक हफ्ते में आप 52 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, और काम कराते हो तो उसका आपको क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, उसका एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, ये कहा गया, ठीक है। फिर देखो निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, मैंने बताया ना आपको अधिक पैसा दिया जाएगा अगर आपसे अधिक काम कराया जाए। चिकित्सा सुविधाएं व पेंशन सुविधा मिलेगी, जैसे जो सरकारी लोग काम करते हैं, जैसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको क्या है, उनके घर के परिवार के, उनके बच्चों को क्या है, हेल्थ का मिलता है, अगर वो बीमार होते हैं तो उसका पैसा कंपनी देती है, ठीक है। और जब आप रिटायर होते हो सरकार में, देखो आप जब सरकारी नौकरी करते हो तो जब आप रिटायर होते हो आपको बहुत पैसा मिलता है, पेंशन मिलता है, तो ये सुविधा इसमें होती है। वेतन अवकाश होगा, मतलब जैसे आपको महीने में कुछ दिन आपको छुट्टी दी जाएगी और उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी आपकी सैलरी से, मतलब आपको हर महीने में 4 से 5 छुट्टी दी जाएगी और उसकी सैलरी नहीं कटेगी, आपको कोई सैलरी नहीं कटेगी, वो आपको एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाएगी, ठीक है। भविष्य निधि का सेवा अनुदान मिलेगा, वही आगे, ठीक है। कार्यस्थल पर उचित वातावरण व न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी, ठीक है, आपको बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी, ठीक है। अनुचित शोषण नहीं होगा, आपका किसी तरीके से शोषण नहीं होगा। तो ये क्या है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को प्राप्त लाभ है, ठीक है, ये बात है। अब देखो असंगठित क्षेत्र, अब बच्चों क्या है, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर ना तो काम के घंटे निश्चित हैं, ना काम के दिन निश्चित हैं, ना वेतन निश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं, यहां पर पूरी तरीके से आपका शोषण किया जाता है, ठीक है, असंगठित क्षेत्र में आते हैं,
ठीक है। देखो छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांशतः नियंत्रण और से बाहर रहती हैं से निर्मित होता है। यह प्रायः सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। देखो असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कमियां क्या है, देखो यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को सही नहीं मानता, मतलब वो मानता ही नहीं है। आप जैसे मिनिमम वेजेस है, अब कहा जाता है कि अभी जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 178 रुपए आपको देना ही होना, लेकिन गांव में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 150 रुपए में भी काम करने के लिए राजी, जो 100 रुपए में भी राजी। क्यों? क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है और लोग उसका फायदा उठाते हैं, तो उनका शोषण हो रहा है ना एक तरीके से। ठीक है, देखो न्यूनतम वेतन मिलता है, बहुत कम वेतन मिलता है। ठीक है, फिर देखो रोजगार की अवधि व कार्य समय निश्चित नहीं है, कोई अवधि निश्चित नहीं है। आपसे 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कराया जा रहा है, लेकिन पैसा उतना ही दिया जा रहा है। ठीक है, और कार्य समय भी निश्चित नहीं है, अवधि निश्चित नहीं, समय भी नहीं निश्चित। अवधि मतलब आपसे पता चल रहा है हफ्ते के 7 दिन काम कराया जा रहा है, छुट्टी एक भी दिन नहीं दी जा रही। समय मतलब क्या, आपको 8 से 10 घंटे तक करा लिया जा रहा है। तो इस तरीके से किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं। अगर आप छुट्टी लेते हो तो उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा काट लिया जाएगा सैलरी में। ठीक है, तो ये है कि और कोई भी लाभ नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, किसी तरीके कोई लाभ नहीं मिलेगा कोई। ठीक है, ना कोई हेल्थ बेनिफिट मिलेगा आपको, किसी तरीके कोई नहीं बेनिफिट। निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सुविधाएं लाभ नहीं होती, निश्चित कार्य क्षेत्र भी नहीं है। आज मजदूरी जैसे आप करने जा रहे हो तो आज किसी के घर जा रहे हो, कल दूसरे के यहाँ जा रहे हो, कुछ कहीं जा रहे हो, तो कोई निश्चित कार्य नहीं, क्षेत्र नहीं, सुविधाएं भी नहीं है, अच्छी सेवा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। लोग बारिश में भी काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में इतना जोखिम होता है, लोग फिर भी लोग काम कर रहे हैं, लोग नाला साफ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीजें। अब यहां पर क्या है, यहां शोषण हो रहा है इनका। ठीक है, ये बात। अब यही बात करेंगे हम, आपसे यही पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। तो आपको अंतर बताना हो तो बहुत आसान है। तो देखो इसमें अधिक वेतन की प्राप्ति होती है और इसमें कम वेतन की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें नौकरी सुरक्षित है। आप सरकारी नौकरी एक बार लग गए तो आप जीवन भर, क्यों लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वहां सुरक्षा है। यहां पर सरकारी नौकरी सुरक्षित नहीं। आज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कल आपको निकाल देगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, आपको निकाल देगा, वहां आपकी सुरक्षा नहीं है। ठीक है, कार की स्थितियां अच्छी है यहाँ पर, आपको बहुत सारा, आपको बढ़िया आराम से एसी में बैठने का काम करना होगा, आपको पेन चलाना होगा। ठीक है, ये सारी। लेकिन यहाँ पर क्या है, निम्न स्तरीय कार्य स्थितियां होती हैं, यहाँ कार्य स्थितियां अच्छी नहीं है। कर्मचारी योजना का लाभ उठाते हैं, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं ना, पेंशन मिल रहा है, स्वास्थ्य में मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा मिल रहा है, कहीं जा रहे हैं उसका पैसा मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही हैं इनको। लेकिन यहां पर क्या, कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं, कोई किसी तरीके कोई लाभ नहीं। फिर इधर देखो कार्य अवधि, यानी काम के घंटे निश्चित हैं, यहां कोई निश्चित नहीं है। 10 घंटे करा लेंगे आपसे, 12 घंटे करा लेंगे, लेकिन पैसा आपको उतना ही देंगे। तो ये दोनों में अंतर है। क्लियर बच्चों, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक समझ में आ गया, क्लियर है बात। ठीक है, बहुत आसान है ये, बहुत कोई टफ नहीं है ये बात। ठीक है, अब बात हम करेंगे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण। यानी हमें अगर असंगठित क्षेत्र, क्योंकि अब उनको शोषण हो रहा है, उनसे 8 की जगह 10 घंटे काम कराया जा रहा है, उनसे हफ्ते को 7 दिन काम करा रहा है, काम की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, उनको कोई किसी तरीके कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। अब उनका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो अब उनका जब असंगठित क्षेत्र में लगे लोगों का शोषण हो रहा है तो उनको हमें बचाना है। अब एक बात यह भी याद रखना है कि असंगठित क्षेत्र में लगे लोग कौन होते हैं, शहर में कैसे लोग काम कर रहे हैं असंगठित क्षेत्र में, और गांव में कैसे लोग काम कर रहे हैं। तो जो शहर में जैसे हम बात करें आपको, जैसे मजदूरी करने वाला, जैसे आपको मिस्त्री है, लेबर है, ये क्या है, रेहड़ी पटरी वाले, ठीक है, ये कौन है, तो ये ऐसे लोग हैं जो क्या है असंगठित क्षेत्र में आ रहे हैं। और गांव में अगर हम बात करें तो कौन है, तो जो कृषि से संबंधित लोग हैं, जो कृषि में काम कर रहे हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं, उनका भी शोषण होता है, वो भी काम के घंटे निश्चित नहीं, उनको भी कम वेतन दिया जा रहा है। तो ये सारे लोग, अब इनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, असंगठित क्षेत्र में लगे लोगों के लिए को संरक्षित करने के लिए हमारे क्या प्रयास होने चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में कमजोर लोगों के कई समूह हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। फिर देखो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बीज, कृषि इनपुट, ऋण, भंडारण आदि की समय पर उपलब्धता के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करके सहायता प्रदान की जा सकती है। मतलब हम किसानों क्या कर सकते हैं, उनको बीज प्रोवाइड कर दें, दे दें, उनको हम कृषि के लिए अच्छी जो भी टूल्स चाहिए, जैसे उनको हल चाहिए हो कम ब्याज पे दे दें, वो सारी चीजें प्रोवाइड करा दें, ऋण की व्यवस्था करा दें, भंडारण की व्यवस्था करा दें। तो इससे क्या होगा, इससे वहां लोगों को रोजगार मिलेगा और वो लोग संगठित हो जाए, उन लोगों का संरक्षण हो जाएगा, उन लोगों को शोषण नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों को कच्चे माल की खरीद और उत्पादन के विपणन के लिए यानी बेचने के लिए सरकारी सहायता से संरक्षित किया जाना चाहिए।
जो शहरों में जो लघु उद्योग लगाते हैं, जो छोटे छोटे जो रेहड़ी पटली वाले वो सारे लोग हैं, उनको क्या है, उनको कच्चा माल खरीदने के लिए कम पैसे कम ब्याज पर पैसा दे दो ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सकें, ठीक है। और क्या करने, और उनको बेचने के लिए क्या है, उनके लिए अच्छी परिस्थितियां डेवलप कर दिया जाए, उनको हेल्प किया जाए, सरकारी मंच दिया जाए ताकि वो अपने चीजों को बेच पाए। उससे क्या उनके पास पैसा आएगा तो उनका भी शोषण क्या है, रुक जाएगा, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए किसानों और श्रमिकों को संरक्षण और सहायता आवश्यक है। अगर हमें समाज का और हमारे अपने देश का विकास करना है तो इनका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देश की आबादी सबसे ज्यादा कौन है, तो मिडिल क्लास आता है। सबसे ज्यादा आबादी किसकी, तो मिडिल क्लास की, और इसी को संरक्षित करने की जरूरत है। क्लियर बात। अब देखो शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की स्थितियां कैसे हम कर सकते हैं। देखो, तो क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं का प्रोत्साहन देना। क्षेत्रीय शिल्प उद्योग मतलब जैसे बच्चों देखो कि एक शहर में बहुत सारे लोग, जैसे दिए बनाने वाले लोग, मूर्ति बनाने वाले लोग, ये शिल्प क्षेत्र से संबंधित है। अब इनको क्या है, प्रोत्साहन दिया जाए, इनको हम कम ब्याज पर, और इनको जो है इनके उत्पाद को बेचने के लिए क्या है, हम इनको हम पूरा नेशनलाइज कर दें, मतलब इस तरीके इनका व्यापार का जो है एक तरीके से वो पूरा कर दें, बेचने का जो है सिस्टम ऐसा बना दें कि जैसे ही इनका कोई उत्पाद बने वो मार्केट में सप्लाई हो जाए। जब ये सप्लाई हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो रोजगार से वंचित नहीं रहेंगे और उनका किस तरीके का शोषण भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना, भाई जाहिर सी बात है, पर्यटन को अगर बढ़ावा दोगे तो क्या होगा, शहर में जो गाइड हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या गाइड बन जाएंगे, वो क्या करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, ठीक है। उससे भी रोजगार के अवसर हो जाएंगे। अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन करना चाहिए। जो भी बेकार के फालतू जो पुराने नियम कानून बने हुए हैं, जो आज जिनकी कोई अस्तित्व ही नहीं, जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, आज वो बने हुए हैं, तो आज उनको क्या है, उनको हटा देना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जैसे कोई भी इंडस्ट्री है तो उसमें अच्छी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, तकनीकी बढ़ावा देना चाहिए, और क्या इनोवेशन होना चाहिए, इनको अगर हम बढ़ावा देंगे तो और लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये तो हर एक उसमें आएगा, आपको हर एक में यही लिख देना। कहीं पर भी आपसे पूछा जाता है कि रोजगार के अवसर पैदा करना, तो आपको बताना है आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं पीछे से पढ़ाता आ रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ स्पीड तेज कर दिया आपके लिए, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा पानी पी लूं, ठीक, बोलते बोलते अब। हेलो, ठीक है। तो चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे अब क्या करें, कृषि क्षेत्र में रोजगार कैसे, तो ये बता चुका हूं। देखो, किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है, बताया मैंने पीछे। सूखे क्षेत्र की सिंचाई के लिए बांध बनाए जा सकते हैं, बांध बनवाओगे तो लोगों को काम मिलेगा ना। बीज और उर्वरक पर सब्सिडी दी जा सकती है, ठीक है। भंडारण की सुविधा प्रदान की जा सकती है, भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज बनाओगे तो वहां काम मिलेगा लोगों को। परिवहन सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है, पीछे मैंने पढ़ाया ना अभी आपको, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पीछे भी पढ़ाई और यहां भी पढ़ा दी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आते हैं बच्चों, अब हम देखेंगे तीसरा क्लासिफिकेशन मैंने किया था। एक तो मैंने आर्थिक गतिविधियों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था, कार्य स्थिति के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था, और तीसरा स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर जब हम क्षेत्रों का वर्गीकरण करते हैं तो उसको दो तरीके से क्लास वर्गीकरण क्या है, एक तो सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा क्या है, निजी क्षेत्रक। स्वामित्व मतलब क्या है कि जो संपत्ति है वो किसकी है, वो किसी एक व्यक्ति की है या समुदाय की है या सरकार की है, इसके आधार पर। स्वामित्व मतलब क्या है, जो संपत्ति है, जो कोई वस्तु, जैसे बच्चों ये पेन है, ये पेन है, तो ये पेन मान लो मेरा निजी है। जैसे आपकी साइकिल है, तो आपकी साइकिल क्या है, आपकी निजी है। आपका घर है, आपके पापा का जो घर है वो पापा की निजी संपत्ति है। लेकिन बच्चों आपके घर के सामने एक पार्क बनी, वो आपके पापा नहीं खरीदी है, लेकिन वो पार्क वहां क्या है, पापा की निजी संपत्ति नहीं है, वो उस कॉलोनी में रहने वाले समुदाय के लोगों की संपत्ति है, या वो सरकार की हो सकती है। तो बच्चों स्वामित्व के आधार पर, यानी जो संपत्ति किसकी है उसके आधार पर क्या है, जो क्षेत्रकों का है उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। बात करेंगे आगे हम, बहुत आसान है ये। सार्वजनिक क्षेत्रक क्या है, तो जो सरकार की संपत्ति है, जो सरकार की संपत्ति है उसको क्या बोलेंगे, सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है। देखो सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियां या सरकार पर, अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का अधिकार होता है। मैंने क्या बताया, सरकार की संपत्ति, और सभी सेवाएं सरकार के नियंत्रण में कार्य करती हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ स्कूल हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी होते हैं, ठीक है,
सरकारी सड़कें भी होती हैं, तो ये क्या है, ये सरकार की संपत्ति है और सरकार क्या करेगी, उस पर अपना नियंत्रण करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए रेलवे और डाकघर। रेलवे क्या है, सरकार की है। आज तो बहुत कई प्राइवेट रेलवे आ गई, लेकिन आज भी मैक्सिमम जो है पार्ट किसका है, रेलवे का है। रेलवे में जो है अभी भी सरकार के पास है। डाकघर, डाकघर तो अभी भी हमारा सरकारी ही है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये सरकारी है, यानी जो सरकार की संपत्ति, सीधी सी बात भाई, ज्यादा माथा नहीं मारना इसमें। ठीक है, निजी क्षेत्र क्या है, हमारी खुद की निजी संपत्ति। आपके घर, आपका मोबाइल जो है आपकी निजी संपत्ति है, आपका फोन या आपकी साइकिल आपकी निजी संपत्ति, आपकी कार आपकी निजी संपत्ति, घर पापा ने खरीदा तो घर पापा का निजी संपत्ति। तो जो हमने खुद खरीदा, जो इसके हम स्वामित्व हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई इंडस्ट्री है, एक उद्योग खोला, उस उद्योग में क्या है, कई लोग मिलकर उद्योग खोल रहे हैं, तो व्यक्तियों का समूह क्या है, उसका क्या है, उसका मालिक है। तो एक व्यक्ति, कोई कंपनी चला रहा है जैसे टाटा, तो वो उसका निजी स्वामित्व है, लेकिन कई लोग मिलकर एक कंपनी चला रहे हैं, तो समूह में, लेकिन वो भी निजी में ही आएगा, वो सरकारी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला तो निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों और सेवाओं को किसी एक व्यक्ति या उद्योगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मैंने बताया आपको। ठीक है, किसी एक व्यक्ति या वो, अब देखो टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये क्या है बच्चों, ये एक निजी व्यक्ति की। टाटा किसका है बच्चों, तो टाटा आप जानते हो, टाटा किसका है, टाटा का है। और ये किसका है, ये मुकेश अंबानी जी का है। तो ये सब क्या है, आदि जैसी कंपनियां निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती। अब ये निजी लोग हैं, इनकी खुद की कंपनियां चल रही, यहां सरकार कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ठीक है, अब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर क्या है, तो देखो सबसे पहले ये समझना है कि पहला पॉइंट यह है कि परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, यानी संपत्तियों पर क्या है, सरकार का नियंत्रण, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व, ये तो समझा दिया। अब देखो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है ना, वो कोई भी काम करता है ना, वो लाभ के लिए काम नहीं करता, वो सेवा के लिए काम करता है। जैसे बच्चों स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं, सरकारी स्कूल फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो जो स्कूल खोले गए हैं उसका उद्देश्य क्या है सरकार का, उसका उद्देश्य है समाज का कल्याण करना। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की बहुत ज्यादा फीस होती है, बहुत ज्यादा फीस है। अब उनको किसके से मतलब, उनको आर्थिक लाभ से मतलब होता है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र को, उसको क्या होता है, प्राइवेट क्षेत्र को क्या है, उसको अपने लाभ से मतलब होता है, उसको सेवा कल्याण से किसी तरीके का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा ये हुआ, इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, अपितु जन कल्याण होता है। लेकिन इसका क्या होता है, इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। आज देखो बच्चों, स्कूलों की फीस कितनी ज्यादा बढ़ गई है, 10-10 हजार रुपए पर मंथ फीस ले रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या किताब के पन्ने घोल के पिला रहे हैं क्या किसी को, तो ऐसा तो है नहीं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये चीज सरकार को क्यों नहीं दिखती है कि एक स्कूल, एक सरकारी स्कूल जो है वो बड़े बड़े 10-10 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से अपने वो बच्चों से फीस ले रहा है। और क्या कह रहा है, तो कह रहा है बस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। अरे ऐसा क्या बना दे रहे हो, स्वर्ग में थोड़ी ना बैठा के उनको पढ़ा रहे हो भाई, कुर्सियां वही है, थोड़ा सा आपने कुर्सी मॉडर्नाइज कर दी, लेकिन उसके लिए इतना फीस, इसको रेगुलेट करना चाहिए सरकार को। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, एक पूरा बिजनेस ही है ये, तो वो चीजें हैं। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, आप फीस नहीं देने में कैपेबल हो तो आप नहीं पढ़ने जा सकते, लेकिन सरकारी स्कूल में क्या है, आप फीस नहीं दे पा रहे हो फिर भी आप पढ़ रहे हो, तो इसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना नहीं, आप इसका उद्देश्य समाज कल्याण का है, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना। रोजगार की सुरक्षा होती है सरकारी स्कूल में, सरकार में क्या, जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहां क्या है, रोजगार की सुरक्षा होती है। भाई आप किसी सार्वजनिक किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहे हो तो वहां पर क्या काम की सुरक्षा है, आपको ऐसा तो नहीं किसी बिना वजह के आपको नहीं निकाला जाएगा। आप भ्रष्टाचार में ना पकड़े जाओ, आप कोई गलत काम करते ना पकड़े जाओगे, तब तक आपको नहीं निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, रोजगार की सुरक्षा नहीं होती निजी क्षेत्र में, आपको किसी भी समय कोई भी कंपनी निकाल देगी। ठीक है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, जैसे कौन सी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी सेवा, ये बेसिक ये क्या आवश्यक सेवाएं होती हैं, और इन आवश्यक सेवा को कौन प्रदान कर रहा है। अब बच्चों हॉस्पिटल, हम देखो, अब मुकेश अंबानी हॉस्पिटल अपने लिए बनवा सकता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति अपने लिए हॉस्पिटल बनवा सकता है, तो नहीं बनवा सकता। तो इसीलिए ये सेवाएं कौन प्रदान कर रहा है, स्वास्थ्य कौन प्रदान कर रहा है, सरकार कर रही है ना। शिक्षा हर व्यक्ति क्या है, स्कूल नहीं बनवा सकता। आज आपको प्राइवेट व्यक्ति के लोग स्कूल मिलेंगे, लेकिन फिर भी सरकार क्या कर रही है, सरकार स्कूल आपको बनवा के दे रही है, तो आप ये कर सकते। ठीक है, यहां पे सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है। जैसे कुछ जो प्राइवेट स्कूल है, यहां पर एक व्यक्ति या समूह बनाते हैं, प्राइवेट स्कूल या कंपनी कोई बना रही है। ठीक है, ये बात है। सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है, सवैतनिक छुट्टी दी जाती है। आप भाई महीने में आपको 4 छुट्टी मिलेंगी, उसकी आपको सैलरी नहीं काटी जाएगी,
लेकिन यहां पर क्या है, सार्वजनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं समानता प्रदान नहीं की जाती, यहां नहीं की जाती। अगर आपने छुट्टी की तो आपकी सैलरी कटेगी, ठीक है, ये होती। उदाहरण देखो यहां पर, उदाहरण मैंने भारतीय रेलवे या कोई अन्य भी बात कर सकते हैं, डाक कह सकते हैं। यहां पर क्या है, टिस्को है, टाटा स्टील एंड आयरन, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्री है, अमेजन और ये सब कितनी है, ये सारी ये क्या है, सब निजी में है। तो इस तरीके से ये सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक के बारे में बात हो गई। क्लियर बात बच्चों, समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो, और मजा आ रहा है और समझ आ रहा है सारी चीजें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करने को बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको कैसी लग रही चीजें, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, शेयर करें, ज्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि आप लोगों का आना ही हमें मोटिवेट करता है। जितने ज्यादा लोग हमारे पास रहेंगे हम उतने ज्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक है। आपका लाइक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। और आपको लाइक करने में कौन सा आपकी उंगलियों में दर्द हो रहा है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको उंगलियों में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तो भाई वो भी अलग बात है, थोड़ा सा प्रेस ही तो करना है, ठीक है ना। तो आपसे इतना नहीं हो पा रहा है, हम लोग इतना आपके लिए कर रहे हैं, आपसे इतना नहीं हो पा रहा है, तो भाई थोड़ा तो कुछ करो, ठीक है, सर के लिए भी। चलो ओ भाई, तो खत्म ही हो गया भाई, हमने चैप्टर पढ़ लिया पूरा एक, ठीक है ना। देखो इस चैप्टर जिस डायमेंशन से लेकर मैंने पढ़ाया है आपको बहुत जरूरी था इसको। देखो मैंने आपको कितनी समझ बना दी इस चैप्टर में, समझ जरूरी है, और आप आराम से इसको लिख पाओगे, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आप सारी की सारी चीजों को आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे। अब आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आप देखो, आप उठा के देखो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो, और आप अपनी क्लास में बैठे किसी बच्चे का कोई भी आंसर दे सकते हो। क्लास को बस आपने बखूबी ईमानदारी से ध्यान से पढ़ा हो, और साथ में कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते चले हो, और एक बार रिवाइज कर लोगे, देन उसके बाद आपके लिए फिर ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ थोड़े समय के लिए रिवाइज करते रहना, थोड़े थोड़े समय पर, बस, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो, तो अब चलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।